नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का साइंस का जो केमिस्ट्री है। इसमें आपको पता है क्लास 9 के केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं। तो चारों चैप्टर जो है इस पार्ट में कवर किए जाएंगे। देख सकते हैं चारों चैप्टर यहाँ पे हैं। अध्याय 1 जो है आपका चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा आपका हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं शुद्ध हैं, मतलब, और तीसरा है आपका परमाणु एवं अणु, चौथा परमाणु की संरचना। तो ये चारों चैप्टर इस पार्ट में कवर किए जाएंगे। ये जो वीडियो है खासतौर से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तो यूजफुल है ही। अगर आप DSSS टीजीटी साइंस दे रहे हैं, 6 to 8 साइंस दे रहे हैं, यूपी टीजीटी साइंस दे रहे हैं, या फिर एसएससी रेलवे, चाहे जहाँ भी साइंस पूछता है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये जितने भी इसमें फैक्ट्स लिए हैं वो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक से ही लिए गए हैं। तो ये एक शार्ट नोट्स की तरह है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो यहाँ से ये देख रहे हैं लिंक, ये जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में और या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से आप जाकर सीधे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का कोई कास्ट नहीं है, फ्री रहेगा सबके लिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहला चैप्टर आता है आपका कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं है वो सब देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो यही बात आता है कि पदार्थ होता क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है, मतलब मैटर। तो समझ सकते हैं आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सब क्या हैं, तो वो सब पदार्थ ही हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं। अब गतिशील के लिए देखिए अलग अलग हो सकते हैं। ठोस जो होगा आपको पता है कि सॉलिड, इसमें अलग अलग इसके हैं, जिससे यहाँ पे देख सकते हैं अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, और इसके अलग 2 ठो और भी हैं जो कि क्लास 9th में नहीं दिए हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनित या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो ये मैटर जो है, ये चूँकि जो रेड से लिखा हूँ ये आपके क्लास 9th के बुक में नहीं है। क्लास 9 के बुक में जो है ठोस, द्रव, गैस ही दिया है, लेकिन ये पाँचों पूछ लिया जाता है तो ऑप्शन में, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि गतिशील होता है। अब किस में ज़्यादा गति होगा किस में कम होगा, तो ये डिपेंड करता है कि इनके पास, इनके कण जो है पास पास हैं या फिर दूर दूर हैं। तो जो ज़्यादा ठोस में आपको पता है कि इसके कण जो है काफ़ी पास पास होते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं आप चाहें तो, ये काफ़ी पास पास इसके कण है। और द्रव में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होंगे तो इनके बीच जगह होगा तो ये आराम से मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और गैस में जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिससे कि आसानी से और ज़्यादा गति कर सकते हैं। तो यहाँ से वही दिया है कि ये निरंतर गति करते रहते हैं, जबकि ठोस में पता नहीं चलता है फिर भी वो गति करते रहते हैं, थोड़ा ना थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो उसमें गति होता ही है। हो सकता है आसपास पूरा मूव करने के लिए ना उसमें हो जगह तो वो कंपन करते हैं, लेकिन गतिशील होते हैं। एक टर्म आता है विसरण, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, तो 2 भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। मतलब अब विसरण मतलब एक दूसरे में जाके, जैसे यहाँ पे छोड़ देंगे, मान लेते हैं कि ये कोई पहले से लिक्विड है, इसमें एक दूसरा लिक्विड, चलिए मान लेते हैं कुछ डाल दिए इसी में, तो वो क्या होगा, आपस में घुल जाता है। वो किसके थ्रू घुला, मतलब उसमें डिफ्यूजन हुआ है, वो जाके मिल गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप समझ सकते हैं इसमें पास पास होगा तो इनके बीच गति होता है, इनके बीच आकर्षण भी होता है। पदार्थ की अवस्थाएं तो बता दिया कि इसमें अब क्लास 9th के हिसाब देखें तो 3 है, ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड और लिक्विड और गैस। और ये बाकी इस 5 माध्यम अभी तक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। एक प्लाज्मा मीडियम जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ये होता है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा तब ये देखा जाता है आयनित हो जाते हैं। जितने भी इसमें कण होते हैं वो आयनित, मतलब देखने में आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं ये प्लाज्मा मीडियम में। बोस-आइंस्टीन ये काफ़ी संघनित, मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर पे ये होता है, काफ़ी लो टेम्परेचर पे ये देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए ठोस आपको जानते होंगे, ठोस क्या होता है, जिसके आकार निश्चित होता है, इसकी आयतन भी निश्चित होता है, मतलब और इसके संपीड्यता, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो वो कंप्रेस का मतलब कि उसको दबाव देंगे तो पचकेगा नहीं, पिचकेगा नहीं वो। तो यही इस तरह से ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है, तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है कि द्रव आपको पता है कि जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है, तो आकार तो निश्चित होगा नहीं उसका। लोटा में रखेंगे तो लोटा जैसा आकार ले लेगा, और उसको गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा ले लेगा। तो उसका आकार तो निश्चित नहीं है, परंतु आयतन निश्चित है। आयतन मतलब कितना वो जगह घेर रहा है, वही उसका आयतन होता है। तो आयतन निश्चित होता है। गैस का न तो
आयतन ही निश्चित होता है और ना ही आकार ही। तो आप जानते हैं ये चाहे जिस बर्तन में लेंगे उसका आकार तो शेप तो उसका ले ही लेगा, उसके साथ साथ उसका आयतन भी पूरा घेर लेता है। छोटे से बर्तन में रखेंगे तो वो उतने में पूरा आ जाएगा, बड़ा सा बर्तन रखें तो पूरा जगह घेर लेगा। तो इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। गैस का देख सकते हैं, इसका कंप्रेशन जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, मतलब इसको दबा करके और छोटे से बर्तन में भी रखा जा सकता है। सिलेंडर में वही होता है कि जो बहुत ज़्यादा आयतन घेर सकती है जो गैस, उसको भी कंप्रेस करके संपीड्य करके उसको छोटे से सिलेंडर में भी भरा जा सकता है। तो वो है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है कि जलीय जंतु जो हैं जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो जल में रहने वाले जंतु है गलफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं, आपको पता होगा, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो वो प्राप्त करते हैं जल में, चूँकि कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहती है, उन्हीं के द्वारा वो उसी ऑक्सीजन को लेते हैं अपने गलफड़ों के माध्यम से। अब पदार्थ की अवस्था जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये दाब और ताप पर, मतलब इसका प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। प्रेशर और टेम्परेचर के मान में अगर कुछ भिन्नता लाएंगे, कुछ चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो ये उसका अवस्था भी परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये एक ही, यहाँ से इसको चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखा दूँ, स्क्रीनशॉट चाहता हूँ, इस स्क्रीनशॉट क्या जब PDF आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ से, ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्थाएं यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए सॉलिड को अगर आप क्या कर देंगे, सॉलिड को अगर मतलब इसको गला देंगे तो इसको कहते हैं फ्यूजन या संगलन। तो गलाएंगे तो किस में बदल जाएगा? तो ये द्रव में बदल जाएगा। अब द्रव को यदि आप ज़्यादा मतलब हीट दे देंगे, जाहिर सी बात है सॉलिड को हीट देंगे तो ये गलेगा, तो उसके बाद फिर गलने के बाद फिर इसको और हीट दे दिए, तब क्या होगा ये? तो ये हो गया आपका गैस में। अब गैस में होगा तो यहाँ देख सकते हैं इसको कहते हैं वाष्पीकरण, मतलब वाष्प बन जाएगा, वेपराइजेशन। अब इसी यहाँ से गैस को अब अगर ठंडा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? तो या तो ये द्रव में बदल सकता है या फिर ठोस में बदल सकता है। तो ये अवस्थाएं परिवर्तन हो सकती है, इसका टर्म आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि वाष्पीकरण क्या होता है? तो द्रव को जब हीट दे देंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक ताप पर, बॉइलिंग मतलब उबलने के ताप से अधिक पर, तो ये हो जाता है वेपराइजेशन। ये किस पर होता है? तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर से अधिक पर या बॉइलिंग टेम्परेचर पर होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब इसी का एक और टर्म आता है इवेपोरेशन। देखिए ये तो है वेपराइजेशन, एक इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन होता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे अगर वाष्पन हो रहा है तब उसको कहते हैं मतलब इवेपोरेशन। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इवेपोरेशन जो है वेपराइजेशन का ही पार्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि वेपराइजेशन जो होता है ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर होता है, मतलब जो कि आपका क्वथनांक जिसको कहते हैं, या फिर उससे अधिक ताप देंगे तब होगा। जैसे पानी को कहेंगे कि पानी का कब वेपराइजेशन होगा? तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर जब उसको कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तब उसके बाद से वो वाष्प में बदलने लगेगा, तो वो वेपराइजेशन कहलाएगा। लेकिन आप कपड़ा सुखाने के लिए डाल देते हैं धूप में, तो उसका टेम्परेचर तो आपको पता है कि धूप का टेम्परेचर कितना होगा? बहुत होगा तो मतलब 40, 42, 45 तक जाएगा, लेकिन उसमें भी कपड़ा सूख जाता है। तो वो किस कारण होता है? तो वो इवेपोरेशन के कारण होता है। इसी को ध्यान दीजिए, वो होता है इवेपोरेशन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अभी नीचे उसको लिखा भी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं इसको अब दिखा देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? इवेपोरेशन कब हुआ? तो ये जो आपका क्वथनांक था 100 डिग्री उससे लेस पर ही हो गया, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके क्वथनांक से कम ताप पर ये क्या होगा? इवेपोरेशन हो जाता है। तो इसी कारण आपका कपड़ा सूख जाता है। तो कपड़ा सूखने का यदि प्रोसेस पूछेगा एग्जाम में कि क्यों सूख जाता है, तो वो इवेपोरेशन के कारण होता है। तो ये चीज़ है। अब देखिए संघनन क्या होता है? तो आपको पता है कि गैस को ठंडा कर देंगे तो द्रव में बदल जाएगा, इसको संघनन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इससे डायरेक्ट आपसे क्या पूछ देगा? तो या तो ऊर्ध्वपातन पूछेगा कि होता क्या है सब्लिमेशन। तो ये होता है कि ठोस से सीधे किसमें बदल जाना? तो ये गैस में, ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, मतलब लिक्विड। एक तो प्रोसेस है कि ठोस से पहले लिक्विड बने फिर जाके गैस बने, और एक डायरेक्ट ठोस से अगर गैस बन जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, या फिर इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछता है तो इसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, कपूर हो गया, नवसादर हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये इसके मतलब ये डायरेक्ट क्या हो जाते हैं?
तो ये ठोस से गैस में बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है खाना बनाते समय नमक पहले नहीं डालना चाहिए, बाद में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो उसमें है, आयोडीन नमक आप जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक, तो ये आयोडीन जो है ये क्या होता है, सीधे गैस में बदल जाता है, ये निकल जाता है उड़ के। अब इस सब्लिमेशन का उल्टा जो होगा प्रोसेस को कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन, मतलब गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। वही यहाँ पे था कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन, और द्रव से ठोस में बदलने की मतलब ठोस जब द्रव जो है जम जाएगा तो उसको जमना कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो इतनी यहाँ पे टर्म्स है, यहाँ डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पे एक फार्मूला है घनत्व क्या होता है, तो आप जानते भी हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, तो डेंसिटी कहलाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग कहाँ तक थे, तो ये थे गलनांक बता दिया। गलनांक मतलब जिस पॉइंट पर गलेगा, नाम देख सकते हैं यहाँ पे गलनांक, गलन मेल्ट होगा, तो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होगा उसी को उसको गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना पे, बर्फ़ कितने डिग्री पर, तो 0 डिग्री पे गलता है। इसी को 0 डिग्री को अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो ये कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान है कितना, 273.15 केल्विन। ये पूरा पॉइंट साइट आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई वैल्यू दिया है सेंटीग्रेड में, उसको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, 273.15 उसी में जोड़ देंगे, वो केल्विन में बदल जाएगा। एक आता है टर्म गुप्त उष्मा, तो लेटेंट हीट। ये क्या होता है, नाम में ही देख रहे हैं, गुप्त मतलब छुपा हुआ, तो छुपा हुआ उष्मा का क्या मतलब है कि जब देखिए अवस्था, यहाँ पे देख रहे थे कि अवस्था परिवर्तन हो रहा था, अभी देखे थे यहाँ पे ना कि अवस्था क्या हो रहा था, तो परिवर्तन इसमें हो रहा था, जैसे ठोस से द्रव में बदल रहा था। अब देखिए ठोस से द्रव में बदल, जैसे मान लेते हैं कि कोई बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघला के द्रव में बदलना है, तो क्या करेंगे, बर्फ़ को थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर देखिए, जैसे ही मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर, आपको पता है 0 डिग्री पर सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा, बर्फ़ रहेगा। 0 डिग्री से और जैसे ही अधिक करना चाहेंगे तो वो तुरंत द्रव में नहीं बदलता है, वो पहले क्या करेगा, कुछ ऊष्मा वो अवशोषित करेगा, उसके बाद फिर जब टेम्परेचर उससे अधिक हो जाएगा 0 डिग्री से, तब जाके तो ये क्या होगा, द्रव में बदलना स्टार्ट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो कुछ पहले इसमें टेम्परेचर ये अवशोषित कर लिया, वही उसका गुप्त ऊष्मा होता है, मतलब वो जाके उसमें छुप जाता है, वो उसमें दिखता नहीं है बाहर से, तो वही उसका लेटेंट हीट कहलाता है। अब लेटेंट हीट के कई तो प्रकार हो जाएंगे, जैसे अगर आपको गलाना है तो ठोस से द्रव में बदलना है, तो जितना ऊष्मा यहाँ पे दी, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि लेटेंट हीट में तब जब होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मतलब उसमें आप देते जाएंगे वो अवशोषित करता जाएगा टेम्परेचर में। जैसे 0 डिग्री पर बर्फ़ था तो 0 डिग्री ही रहेगा कुछ देर तक, तो वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो गुप्त ऊष्मा के केस में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं टर्म बता रहा था कि ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, तब उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं गलाएंगे तब तो द्रव में बदलेगा, तो उसको कहते हैं गलन का गुप्त ऊष्मा, इसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहा जाता है, गलन का गुप्त ऊष्मा। अगर आपको यहाँ पे वाष्प बनाना है तब क्या कहेंगे कि वाष्पन का गुप्त ऊष्मा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये अलग अलग टर्म इसमें हो जाते हैं, मतलब द्रव से जब गैस में बदलेंगे तो वहाँ पर भी 100 डिग्री मान लेते हैं हो जाएगा। अगर मान लीजिए पानी लिए हैं तो 100 डिग्री पर आपको पता है कि उसका उबलने लगेगा, तो 100 डिग्री पर जब उबलने लगेगा तो वो उसका टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं होता है, अगर उबलने लगा तो 100 डिग्री पर ही उसका जितना ऊष्मा वो लिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो वो उसका गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। अब उसको क्या कहेंगे, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा कहें। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं एक फार्मूला भी यहाँ पे है लेटेंट हीट का। अब देखिए ये होता क्या है, तो ये अवस्था परिवर्तन के लिए कितना ऊष्मा आवश्यक है, वही गुप्त ऊष्मा होता है। इसके लिए फार्मूला लेटेंट हीट को एल से दिखाते हैं, क्यू जो है यहाँ पे ऊष्मा है और एम जो है मास है। तो यहाँ देख सकते हैं यदि एम का मान 1 कर देंगे तो जो क्यू का मान होगा वही एल हो जाएगा, मतलब एम यदि 1 कर देते हैं तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर। तो इसका क्या मतलब है कि यदि एम 1 kg ले लेते हैं तो उसको अवस्था परिवर्तन करने के लिए कितना हम क्यू का मान कितना ऊष्मा देंगे, वही उसका क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे परिभाषा लिख दिया हूँ। यहाँ देख 100 डिग्री पर क्या होता है, जो द्रव है वो मतलब जल जो है वो क्या भाप बनता है, वाष्प बनता है, तो इसको क्या कहेंगे, उस मतलब इतने पर जो ऊष्मा देंगे जो उसमें अवशोषित हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा।
चलिए यहाँ से दिया है कि दाब के बढ़ने और ताप के घटने से द्रव जो गैस जो है वो किस में बदल जाती है, तो वो द्रव में बदल जाती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दाब या तो बढ़ा दीजिए या फिर ताप घटा दीजिए, या दोनों को एक साथ कीजिए, दाब बढ़ा दीजिए और ताप घटा दीजिए, तब क्या होगा, जो गैस है वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो जाहिर सी बात है दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर देंगे तो गैस क्या होगा, पास पास आके चिपक जाएगा, जब चिपकेगा तो क्या होगा, वो लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड में बदलने लगेगा। या फिर टेम्परेचर उसका क्या करिए, घटा दीजिए। पहले वो मान लेते हैं गैस में था, टेम्परेचर घटा दीजिए और ठंडा हुआ तो क्या होगा, संघनन होगा उसका, तो संघनन के बाद वो द्रव में बदल जाएगा। अब आ गया इवेपोरेशन, जो अभी बता रहा था। एक तो वेपराइजेशन था, एक ये है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कब होगा, ये क्वथनांक से कम ताप पर ही होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि क्वथनांक से जब कम ताप पर ही किस में बदल जाए, द्रव वाष्प में बदलने लगे, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। इसी कारण आपका कपड़ा जो है वो सूख जाता है। चलिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कुछ कारक हैं, जैसे कौन किस किस बात पर निर्भर करता है वाष्पीकरण। तो सतह के क्षेत्र बढ़ने पर जितना ही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही वाष्पीकरण और अधिक होगा। इसीलिए खुला बर्तन यदि छोड़ देंगे तो जल्दी वाष्पीकरण होगा, वो जल्दी जल्दी उसमें से निकलने लगेगा। तापमान में वृद्धि कर देंगे तब भी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगा। आर्द्रता यदि कम है तब भी उसका वाष्पीकरण होगा। इसी कारण जब गर्मियों में आर्द्र मौसम होता है उस समय देखेंगे काफ़ी सफोकेशन होने लगता है, उस समय जो है वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। आप देखेंगे पसीना भी नहीं निकलता है जब आर्द्र ज़्यादा होता है तब। तो ये काफ़ी मतलब ख़राब स्थिति हो जाता है गर्मी के मौसम में, बरसात, खास तौर से बरसात के दिन में, कि जब मौसम काफ़ी आर्द्र होता है तो उस समय गर्मी तो रहता है, हीट काफ़ी होता है, लेकिन पसीना नहीं निकल पाता है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है उस केस में। वायु की गति में वृद्धि कर देंगे तब भी वाष्पीकरण अधिक होने लगेगा। यहाँ पे कुछ आपका टेम्परेचर चेंज करने के लिए पैमाना दिया हुआ है, डायरेक्ट आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। और यदि आपसे केल्विन से मतलब सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। आपका सेंटीग्राम से मतलब सेंटीग्रेड से और फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए, या फिर केल्विन से फ़ारेनहाइट में तो ये यहाँ डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर केवल सी से के में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा तो सी बराबर हो जाएगा के माइनस 273.15। यानी कि यदि के का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू पूछे कि मतलब केल्विन में दिया है, सेंटीग्रेड में पूछे तो क्या करेंगे, 273.15 घटा देंगे उसमें से। अगर आपसे पूछे सीधे कि ज़्यादातर ये पूछ देता है सी और फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे, सी और फ़ारेनहाइट के लिए यहाँ देखिए ये दोनों ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे सी बटे में 100 बराबर हो गया F माइनस 32 बटे में 180, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बराबर, देखिए इधर 10 है, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ गया 10 बटे में 18 नीचे है, और इधर क्या था F माइनस 32, यहाँ से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 9 18, तो सी बराबर क्या आ गया 5 बटे में 9 F माइनस 32। तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो सीधे ये याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा आराम से। अब इसको थोड़ा चेंज कर लिए, किस टेम्परेचर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर मतलब दोनों का जो वैल्यू है सेम आता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा एक और जो आपका है मतलब 2 क्वेश्चन, एक तो वही है कि कितने पर सी और एफ इक्वल होते हैं, एक ये क्वेश्चन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि जो हम लोग का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर मैं लिख देता हूँ, ये कितना होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में। आपको बताना है कि सी और एफ में कितना होता है आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, वो कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, इतना तो हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं दाब का ऐसा ही मतलब, दाब का फार्मूला आप जानते हो, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अगर फार्मूला की बात की जाए तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये फिजिक्स वाले चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे चूँकि मात्रक दिया हुआ है तो वो आपको ध्यान देना है कि दाब का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक पास्कल होता है। अब एक और मात्रक इसका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक या का क्या है, तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक एटमॉस्फेयर मतलब जो वायुमंडलीय दाब होता है वो उसका मान कितना होता है पास्कल में, तो 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है, इसको ध्यान दीजिए। इसके अन्य मात्रक और भी हैं, एक तो ये हो गया पास्कल हो गया, एक यहाँ पे दिया है एटमॉस्फेरिक, एक और होता है यहाँ पे बार होता है, एक अन्य होता है टार। तो ये भी इसी के मात्रक हैं, किसके,
तो ये दाब के ही मात्रक हैं, अन्य आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब होता है क्या है, तो जो कि आपके समुद्र के सतह पर, ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कहाँ से ये मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये समुद्र के सतह का वायुमंडलीय दाब होता है। इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है, मतलब नॉर्मल प्रेशर जो कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, तो ड्राई आइस कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब ठोस CO2 को ही। चलिए ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब आता है अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं ये शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो ये आपको बताना है कि जो हम लोगों के आसपास अभी देखे थे ऊपर कि पदार्थ जो है, मतलब जितने भी आप चीज़ देख रहे हैं वो सब क्या है, तो पदार्थ से मिलकर बने हैं। तो ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं क्या ये शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, आप देखे होंगे कि मार्केट में बहुत से एड्स आते हैं कि ये शुद्ध है, ये हमारा प्रोडक्ट शुद्ध है। जैसे यहाँ देख सकते हैं शुद्ध नमक, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो आयोडाइज्ड साल्ट, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। तो क्या ये वास्तविकता में ये शुद्ध हैं या फिर ऐसे ही केवल ऐड इसका है? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया है, शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार का मिश्रण है। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, शुद्ध नमक, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो आयोडाइज्ड साल्ट, ये सब क्या है, ये शुद्ध नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये सब क्या है, तो ये एक तरफ से मिश्रण है। आप जानते हैं शुद्ध का मतलब कि एक ही तरह के उसमें जो है अणु होने चाहिए, एक ही तरह के एकदम होने चाहिए। तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें मतलब होनी चाहिए। बाकी ये जो है इसमें अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होता है, तो ये एक तरह से ये मिक्सचर है, ये शुद्ध नहीं है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि मिक्सचर क्या होता है, तो ये एक या फिर एक से अधिक जो है शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बनता है, तो ये मिश्रण हो जाता है। अब आता है विलयन। तो विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को, देखिए तो ये था मिश्रण जो कि किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। लेकिन विलयन किसे कहेंगे, तो जब समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मीडियम एकदम सेम, उसमें आप कोई अंतर ही ना कर सकें। जैसे अगर चीनी में मतलब पानी में चीनी मिला दीजिए या फिर पानी में नमक मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ मिला है। तो वो क्या है, ये होमोजीनियस मीडियम है। तो ये इसको कहते हैं विलयन या फिर सॉल्यूशन। और विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो विलायक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, विलायक मतलब घोलने वाला, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। और विलेय मतलब जो चीज़ घुला हुआ हो। जैसे चीनी और जल का जो मिश्रण है, शरबत है, तो शरबत में विलायक कौन सा है, तो ये जल है। और चीनी क्या है, तो ये जो है आपका विलेय है, सॉल्यूट है। ये जो है चीनी जो है जल में घुला रहेगा, यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ है। वैसे ही दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, आयोडीन और एल्कोहल। इस मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि टिंचर आयोडीन किसका किसका मिश्रण होता है, तो आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। ये भी क्या है, तो ये भी विलयन है। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं, वायु जो है ये गैस में गैस का विलयन है। तो ये भी क्या है, तो ये वायु जो है आपसे पूछा जाता है कि एक्चुअली है क्या, तो ये एक समांगी मिश्रण है। डायरेक्ट यहीं से पूछता है। वायु में आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके साथ साथ और अन्य भी गैसें हैं, ये सब को मिला के वायु कहा जाता है। तो वायु का ये मतलब ना समझिए केवल ऑक्सीजन, वायु में ये सब होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी गैसें हैं वो सबको मिला के ही तो ये वायु कहलाता है। तो इसको ध्यान दिए कि वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये। यहाँ से कुछ चीज़ों को आप देख सकते हैं एक टेबल में, याद करने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले आता है जो अभी ऊपर से डिस्कस कर रहे थे, वो सबको मिला के यहाँ पे है पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्यतः है, ठोस, द्रव और गैस। बाकी चौथा पाँचवा में बताया प्लाज्मा और आपका बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट मैटर जो होता है वो भी है। तो अब देखिए पदार्थ कितने प्रकार के, तो शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं और मिश्रण हो सकते हैं, या फिर इसको अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है तत्व एलिमेंट और दूसरा है यौगिक आपका। देखिए शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों आते हैं। तत्व क्या होते हैं, तो ये सबसे सरलतम जो है पदार्थ है, मतलब इसको और विभक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन मतलब अगर देखा है तो अगर छोटे छोटे कणों में गए तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो जाते हैं। तो तत्व क्या है, इसको माना जाता है कि पदार्थ का सबसे सरलतम रूप क्या है, तो तत्व ही है। बाकी यदि यहाँ देख सकते हैं यौगिक क्या होते हैं, तो ये किसी
फिक्स्ड इसका कंपोजिशन के साथ यदि मिक्स करेंगे, कंपोजिशन फिक्स समझ रहे हैं ना, मतलब इसका रेशियो फिक्स होना चाहिए, तब उसको कहेंगे यौगिक। यदि रेशियो फिक्स नहीं है तब उसको क्या कहेंगे, उसको कह देंगे मिश्रण। जैसे आपका जल में क्या है, तो जल में देख सकते हैं एक फिक्स इसमें मिलता है। जल क्या होता है, H2O होता है। अब H2O में देख सकते हैं 2 H2O है, 1 ऑक्सीजन होती है, फिक्स इसका रेशियो है। या फिर इसको अगर उसमें देखेंगे द्रव्यमान के रूप में, तो हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं 16 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1:8 में मिल के क्या बना है, तो जल बना है। तो यहाँ से ऐसे ही देख सकते हैं जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है, तो ये यौगिक है। इसका एक फिक्स्ड रेशियो में ये मिलकर बनते हैं, तो इसलिए ये यौगिक है। इनका देखिए रासायनिक एवं विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटकों तत्वों में विघटित किया जा सकता है इसको। तो रासायनिक जो विधियाँ हैं उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, तो यौगिकों को इसके अलग अलग घटक में विघटित किया जा सकता है। जैसे H2O है, इसको अब जो विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये H+ और OH- आयन में टूट जाता है। तो ये यही कह रहा है इसका मतलब कि यौगिकों को भी तोड़ा जा सकता है अलग अलग घटकों में, किसके थ्रू, तो ये रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। इसको यहाँ पे देख सकते हैं तत्व के रूप में वही कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, पारा। मिक्सचर में क्या है, तो मिक्सचर 2 प्रकार के, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण, मतलब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस में क्या होता है, तो इसमें समान संगठन होता है, मतलब एक ही जैसे कंपोजिशन होता है। और विसमांगी मतलब नाम में ही पता रहता है कि देख सकते हैं कि असमान संगठन होगा। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं जल में चीनी मिला देंगे, मतलब शरबत बनाएंगे तो क्या है, जल और चीनी का, तो ये समांगी मिश्रण है, मतलब होमोजेनियस है। वैसे जल में नमक हो गया, कार्बन, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर हो गया, जल में अल्कोहल हो गया, ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण है। और विसमांगी में देख सकते हैं बालू और नमक का मिश्रण कर दीजिए, जाहिर सी बात है साफ साफ ये तो दिखेगा ही दूर से कि नमक में बालू मिला हुआ है। चीनी और नमक का मिश्रण कर दीजिए, ये भी दिखेगा। लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि, ये सब क्या है, तो ये विसमांगी मिश्रण। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, आपसे पूछे कि रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तो ये विसमांगी मिश्रण है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी को यहाँ पे इंग्लिश में जिनको समझ में आएगा पढ़ लीजिएगा, मैं वैसे इंग्लिश में भी बता दिया हूँ। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग विलयन के गुण। सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख सकते हैं। तो विलयन क्या है, तो पहले ही देखें कि विलयन क्या है, तो एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कण का जो व्यास होता है वो किसका होता है, तो ये नैनोमीटर के रेंज का होता है। विलयन के यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो कण का व्यास होता है वो किस रेंज का होता है, तो ये नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। इससे भी छोटे हो सकते हैं। ये आँख से नहीं देखे जा सकते। आँख से देखेगा मतलब देखना तो आँखें से देखा जाता है, मतलब ये नंगी आँख का होते हैं, जो आँख है उससे नहीं देख सकते हैं इस चीज़ को। बाकी अलग अलग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप लगा के देख ही सकते हैं। टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। तो यहाँ से मतलब इसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है गुजर रही प्रकाश के किरणों को फैलाते नहीं हैं। मतलब ये इतने कण छोटे होते हैं कि ये प्रकीर्णन नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि विलयन के जो कण है ये प्रकीर्णन नहीं करते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा इसको पृथक नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए कि छानन विधि द्वारा विलयन के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण जो है ये नीचे नहीं बैठते हैं। मतलब इसको छोड़, जैसे शरबत आप बना दिए चीनी और पानी का, उसको छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि चीनी बैठ जाएगा, वो अब घुल गया तो वैसे तैरता रहेगा। मतलब विलयन जो है ये अस्थायी होते हैं। चलिए, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। मतलब अब पदार्थ को मान लेते हैं कि जैसे चीनी जो है वो पानी में डालते जाइए तो कितना चीनी उसमें घुल सकता है, तो वही उसको कह रहा है कि उसकी एक क्षमता होती है विलयन की, जितना कि घोल सकता है। मान लेते हैं कि कुछ टेम्परेचर फिक्स था, उस पर डालते जा रहे थे चीनी, वो घुलता जा रहा था, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि फिर उसके बाद से वो और अधिक चीनी नहीं उसमें घुल पाएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा और उसमें अधिक घुल जाए, तो यही कह रहा है निश्चित तापमान पर। अब देख सकते हैं दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तब उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब अब उससे अधिक नहीं घुल पाएगा, तब उसको कहेंगे पहले तो घुल रहा था लेकिन अब उससे अधिक नहीं घुल पाया, तो उसको कहेंगे कि अब चलिए अब ये तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन।
अब देखिए विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको क्या कहते हैं? घुलनशीलता कहा जाता है। मतलब इससे अधिक अब वो नहीं घुल सकता है, उसी को कहेंगे घुलनशीलता। अगर वो और मतलब कहते हैं घुलता जाएगा तब क्या उसको विलयन को कहेंगे? ये असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, मतलब इससे अधिक और उसमें घोला जा सकता है, तब उसको कहेंगे कि ये असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। विलयन की सांद्रता क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए विलयन की मात्रा मतलब द्रव्यमान हो या फिर आयतन हो में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब कितने आयतन में या कितने द्रव्यमान में कितना पदार्थ घुला हुआ है, उसी का जो रेशियो है उसी को क्या कहते हैं? तो सांद्रता कहते हैं विलयन का। इसको कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है कितने में कितना घुला है, तो कितने में तो उसको रख देते हैं बट्टे में। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 1 लीटर या 2 लीटर में हमको कितना घुला है, तो 20 ग्राम चीनी घुला है, तो इसका सांद्रता क्या होगा? तो ये ऐसे निकालेंगे कि 2 लीटर में कितना घुला है? 20 ग्राम घुला है। परसेंटेज निकालना हो तो गुणे 100% कर देंगे, तो ये निकल जाएगा कंसंट्रेशन परसेंट या फिर सांद्रता इसको कहते हैं। तो ऐसे निकाला जाता है। कहाँ गए हो? चलिए यहाँ तक थे हम लोग, कंसंट्रेशन तक। अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं। तो वही है। अब अलग अलग तरीके से देखिए सांद्रता अब आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब मास जो आपका रेशियो है वो पूछ सकता है कि कितने द्रव्यमान में कितना घुला है। तो जब द्रव्यमान में पूछे कि इतने द्रव्य, जैसे यहाँ मैं लिखा था लीटर, लीटर क्या है? आयतन। तो ये हो गया आयतन प्रतिशत, कितने आयतन में कितना घुला है, तो वो आयतन प्रतिशत हो गया। अब मैं कह दूँ कि 2 केजी में 20 ग्राम घुला है, तो वहाँ पे कितने केजी मतलब द्रव्यमान दे दिया। तो द्रव्यमान में अगर पूछ दिया तो वो क्या हो गया? तो वो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, मतलब मास रेशियो हो गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे? बट्टे में रख देंगे विलयन का द्रव्यमान। यदि आयतन प्रतिशत निकालना हो तो बट्टे में क्या रख देंगे? विलयन का आयतन। मतलब जो पूछेगा वो रख देना है गुणे 100%, इतना हो जाएगा। यदि आयतन और आयतन का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, मतलब विलेय का भी और विलयन का भी। ऊपर ध्यान देना है कि विलेय मतलब जो चीज़ घुला है वो, नीचे विलयन, विलयन मतलब पूरा पूरा सॉल्यूशन। जैसे मैं कहूँ कि कितना, तो यहाँ पे चलिए 2 मतलब कहता हूँ, चलिए 2 लीटर क्या है? 2 लीटर है जल, और इसमें घोलना है कितना? तो 1 लीटर, चलिए कोई अन्य सॉल्यूशन है, कोई मान लेते हैं कोई अन्य सॉल्यूशन ए है, इसको घोलना है। तो टोटल विलयन कितना हुआ? विलयन हुआ 2 + 1, टोटल हो गया 3 लीटर। तो ये समझ सकते हैं ये ए क्या है? तो ये है विलेय, मतलब जो चीज़ घोले थे, जो चीज़ घुला ये क्या है? तो ये आपका हो गया विलायक। जल क्या है? विलायक। तो इसी को ध्यान दीजिए कि ये कितना में घुला, तो टोटल विलयन की मात्रा क्या होगा? विलेय प्लस विलायक को जोड़ देंगे तब आ जाएगा टोटल विलयन। तो फार्मूला जब यूज करेंगे इससे डायरेक्ट आता है न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे ध्यान दीजिए कि नीचे विलयन रखना है, मतलब टोटल जोड़ कर रखना है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे भी दिया हूँ कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल, तो विलायक कितना दिया? 320 ग्राम में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो 40 ग्राम विलेय है, ये क्या है? 320 ग्राम विलायक है। तो विलयन की सांद्रता परिकलित कीजिए। तो सांद्रता निकालना है, डायरेक्ट वही बताया कि अब देखिए ऊपर क्या रखेंगे सांद्रता के लिए? ऊपर रखेंगे कि विलेय। अब विलेय क्या है? थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ, ज़्यादा मोटा लग रहा है, चल रहा है। आप देखिएगा विलेय कितना है? तो विलेय है आपका 40 ग्राम। विलायक कितना है? विलायक है आपका 320 ग्राम। तो टोटल विलयन कितना हुआ? विलयन हुआ 320 + 40 मतलब 360। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 360 ग्राम हो गया। फार्मूला आप रख दीजिए सीधे, आपको पर सांद्रता निकालना है तो सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय बटे विलयन, मतलब 40 बटे में 360 गुणे 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना? 11.1%। तो ऐसे आपको निकालना है, मतलब विलयन के लिए टोटल जोड़ना है, विलेय प्लस विलायक। चलिए अब आता है एक टर्म सस्पेंशन या निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन मतलब ऐसे लटके रहना, किसमें लटके रहेगा? तो या तो हो सकता है वो
द्रव में रहे फिर या फिर गैस में भी रह सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या लटका रहेगा, तो कुछ जो विलेय होगा, कुछ कण होंगे, वही उसी में तैरता रहेगा या फिर लटका रहेगा उसी में। वायु अगर कहें तो वायु में ऐसे सस्पेंडेड रहेगा। तो वैसे ये क्या है, तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय पदार्थ जो है ये क्या मतलब घुले नहीं रहते हैं, बल्कि केवल निलंबित रहते हैं, ऐसे लटके रहते हैं। तो पूरी तरह से घुले, जैसे आपको दिया जाए कि धूल के कण जो है वायु में क्या रहेंगे, तो वो घुलेंगे नहीं, वो केवल सस्पेंडेड मतलब निलंबित रहेंगे या सस्पेंशन रहेंगे, उसी में ऐसे लटके रहेंगे, तैरते रहेंगे। ये उसका मेन होता है। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। आप धूल के कण को देख सकते हैं, आंधी वाधी आएगा तो देख लीजिएगा कि धूल के कण दिख जाते हैं साफ साफ। धुआं भी हो गया, धुआं में भी क्या है, धुआं के कण जो है वो दिखते हैं आपको। निलंबन के गुणधर्म क्या 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 इसके प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशन के, तो ये एक विसमांगी मिश्रण है, मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ये नेक्ड आई मतलब नग्न आंखों से इसको देखे जा सकते हैं इसके कण। ये निलंबित प्रकाश की जो है प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, मतलब ये स्कैटरिंग करते हैं, प्रकीर्णन की घटना होती है निलंबन में, इसी को ध्यान दीजिएगा। इसलिए इनका जो मार्ग है वो दृष्टिगोचर होता है। मतलब यहाँ पे देखिए धुआं वाला घर में टार्च जला दीजिएगा तो क्या होगा, वो आपको उसके कण दिखेंगे, ऐसे उसमें देखे होंगे कैसे ऊपर नीचे कम देखते हैं, पूरा इधर उधर ब्राउनियन मोशन मतलब इधर उधर की गति करने लगते हैं, करते रहते हैं, वो केवल मार्ग उनका दिखता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण क्या हो जाते हैं, तो ये नीचे बैठ जाते हैं। तो अर्थात जो निलंबन है ये अस्थायी होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, विलयन में क्या देख रहे थे कि विलयन में नीचे नहीं बैठ रहा था, लेकिन इसके जो कण है ये नीचे बैठ जाएंगे। जैसे पानी में क्या दूधिया घोल दीजिए, कुछ देर तक छोड़ दीजिए, दूधिया क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या है, वो निलंबन है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो ये जो निलंबन के कण है छानन विधि से क्या किया जा सकते हैं, ये अलग अलग किए जा सकते हैं, उनसे निकाला जा सकता है। अब एक टर्म आता है कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन। ये क्या होते हैं, तो कोलाइड के कण जो है विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। कि यहाँ पे ध्यान देना है कि निलंबन में जो है कणों के आकार क्या होते हैं, बड़े होते हैं, परंतु कोलाइड्स में जो है कणों के आकार इसके छोटे होते हैं। ये मिश्रण कैसा समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये भी विसमांगी मिश्रण है। जैसे ऊपर देखे थे निलंबन, ये विसमांगी मिश्रण था, हेटेरोजेनियस था। इसी प्रकार ये जो कोलाइड्स हैं ये भी क्या है, तो विसमांगी मिश्रण ही है, लेकिन इसके कण जो है ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये लगता है कि समांगी है, लेकिन वास्तव में क्या है, विसमांगी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूध, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि दूध क्या है, तो ये कोलाइड है, कोलाइडल सोल्यूशन है। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है कोलाइडल के, तो यह एक विसमांगी मिश्रण है, पहला तो यही हो गया। दूसरा, इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आप दूध के कण जो है और उसमें जो कण है उसके तो आप देख नहीं पाएंगे कि उसके अंदर कैसे कण है, तो इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि मतलब देखिए छोटे तो होते हैं, लेकिन इतने पर्याप्त इनका जो है बड़े होते हैं कि ये प्रकाश को फैला सकते हैं, मतलब स्कैटरिंग इसमें होता है। जैसे अभी देखे थे निलंबन में स्कैटरिंग हो रहा था, प्रकीर्णन, उसी प्रकार इनमें भी प्रकीर्णन होता है तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण जो है तल पर नहीं बैठते हैं। तो ये अंतर यहाँ देख सकते हैं, निलंबन जो है नीचे बैठ जाते थे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। दूध को आप कितना वो आप देर तक रख दीजिए तो दूध के कण जो है नीचे तली में नहीं बैठेंगे, वो हमेशा उसी में तैरते ही रहेंगे। तो इनको अलग कैसे किया जा सकता है इनके कणों को, तो सेंट्रीफ्यूगल जो तकनीक है उसके द्वारा, आप केंद्रीकरण के द्वारा इसको अलग किया सके। अब केंद्रीकरण का उदाहरण, आप गाँव में अगर रहते हैं तो जानते हैं मथनी होता था, जिससे दही से घी निकाला जाता था। उसमें क्या करते थे, उसमें मथनी को ऐसे गोल 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 बहुत तेज़ी से घुमाया जाता था, तो उसके जो कण है वो क्या होते थे, तो वो साइड हो जाते थे, मतलब अलग हो जाते थे, आप उसमें से मक्खन निकल जाता था। तो वही आप केंद्रीकरण का वो उदाहरण एक तरह से है। आजकल तो इसका मशीन भी आ गया है, आपको कच्चे दूध से ही डायरेक्ट मलाई निकाल लिया जाता है, फिर वही पैक करके बेच दिया जाता है। विलेय पदार्थों की तरह घटक या फिर परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था। तो जो कण जो है वो जो चीज़ उसमें लटका रहेगा, मतलब जो चीज़ उसमें घुला रहेगा ये कह सकते हैं, वो क्या उसको क्या कहते हैं, तो उसको परिक्षिप्त प्रवस्था या डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जिसमें घुला रहेगा उसको माध्यम कहेंगे, मतलब परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जिंग मीडियम। जिसमें घुला है उसको कहेंगे परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जिंग मीडियम, और जो चीज़ घुला है उसको डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। चलिए यहाँ से कुछ उदाहरण देखेंगे कोलाइडल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको आपको एकदम चाहे जैसे करके
याद करना है, लेकिन करना पड़ेगा। आपसे दे देगा कि जो है द्रव, अगर गैस में कोई द्रव घुला है, मतलब आपके गैस में कोई लिक्विड घुला है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल, एयर एयर एयर, एयर में क्या घुला है, द्रव घुला है। गैस में अगर ठोस घुला है तब भी उसको भी कहेंगे एरोसॉल। तो यहाँ से याद करने का तरीका है, एयर मतलब गैस, तो एयर में चाहे कुछ भी घुला है, चाहे द्रव घुला है, चाहे वो ठोस घुला है, उसको क्या कहेंगे, एरोसॉल कहेंगे। तो यहाँ से याद तो दो ही तो आराम से हो जाएगा कि गैस में चाहे घोल दीजिए द्रव चाहे ठोस, तो उसका नाम होगा एरोसॉल, क्योंकि ये एयर में घुला है। अब आता है कि यदि द्रव में, यहाँ देख सकते हैं माध्यम है, परिक्षेपण डिस्पर्सिंग मीडियम है, मतलब द्रव में यदि गैस घोले हैं, द्रव में गैस घोले हैं, तब उसको कहते हैं फोम। एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है, शेविंग क्रीम जो है ये क्या है, तो ये एक फोम का एग्जाम्पल है। यहाँ से एक और देख सकते हैं कि एक तो था कि द्रव में गैस घुलाओ, द्रव में गैस घुलाओ, या फिर इसको ऐसे नहीं, इसको मैं इधर तीर लगा देता हूँ ऐसे, ताकि आपको पता चले कि द्रव में क्या घुला है, तो गैस घुला है। या फिर ये देख सकते हैं कि ठोस में गैस घुला है, मतलब गैस चाहे द्रव में घुले, चाहे गैस चाहे ठोस में घुले, उसको कहेंगे फोम। तो दोनों का देखिए इसी का उल्टा है, अगर गैस में कुछ घुला है तब उसको कहेंगे एरोसोल, क्योंकि एयर में घुला है। और इसका उल्टा यदि हो जाएगा कि गैस किसी चीज़ में घुला है, गैस किसी चीज़ का मतलब कि या तो द्रव में घुलेगा या तो ठोस में घुलेगा, तो गैस यदि किसी चीज़ में घुला है तब उसको कहेंगे फोम। तो दोनों मतलब चार तो याद हो गए। इसी तरीके से गैस में कोई भी चीज़ घुला तो एरोसोल, और गैस किसी भी चीज़ में घुला हो तो उसको कहेंगे फोम। एग्जाम्पल आपको ध्यान देना, शेविंग क्रीम हो गया, या फिर रबर, यहाँ देख सकते हैं रबर हो गया फोम, स्पंज हो गया फ्यूमिस हो गया। सबसे अधिक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो है ये वाला है। आपसे पूछता है कि जो दूध है वो क्या है, दूध क्या है, तो दूध क्या है, तो ये इमल्शन है, या इसी को पायसन कहा जाता है। दूध क्या है, इमल्शन है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें डिस्पर्जिंग मीडियम भी द्रव होता है और डिस्पर्स्ड फेज भी, दोनों द्रव में, मतलब द्रव में द्रव घुला है, द्रव में ही द्रव घुला है, तब उसको कहते हैं इमल्शन या फिर पायसन कहा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपसे डायरेक्ट ये जो एग्जाम्पल है ये पूछा जाता है। यहाँ से और पूछ सकता है कि जो पनीर होता है या जेली होता है, ये किसमें क्या घुला है, जेली, जेली नाम से दिख रहा है जेली, मतलब ये जेल होगा। अब जेल क्या होता है, तो ठोस में द्रव घोल दीजिए तो क्या कहलाता है, जेली कहलाता है। ठोस में द्रव घोलेंगे तो जेली कहलाएगा, ठोस में ठोस घोल देंगे तो ठोस सोल कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बता दिया आपको। यहाँ से ये जितने भी उदाहरण दिए हैं ये ध्यान देना है आपको। आपसे डायरेक्ट पूछ जाएगा पनीर क्या है, तो पनीर एक जेल है। पनीर किससे किससे मिलकर बना है, तो ये ठोस में द्रव है, ठोस में द्रव है, देख सकते हैं ठोस में द्रव है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आता है टिंडल प्रभाव। अभी ऊपर दिखाया था कि टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि विलयन में, विलयन के कण काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। विलयन में जब कोई लाइट यहाँ से प्रकाश कराते हैं, गुजारते हैं, तब क्या हो रहा है, तो विलयन में जब गुजारेंगे तो विलयन के कण आपको पता है होमोजीनियस मीडियम होता है, काफ़ी छोटे कण होते हैं, इसलिए ये जो है प्रकाश को जो है स्कैटर नहीं कर पाते हैं, फैला नहीं पाते हैं, तो इसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा किसी विलयन में नहीं दिखाई देगा। लेकिन दूध और पानी का मिश्रण कर देंगे तो इसमें देख सकते हैं कि दूध और पानी के मिश्रण में साफ साफ इसके जो ये कण है, दूध और पानी के मिश्रण में, तो ये जो कण है इसके, ये लाइट को क्या करेंगे, तो फैला देंगे, प्रसार करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे, इसलिए इसका मार्ग दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये होता है। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण जो है ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो ये किस में होता है, सामान्यतः कोलाइडल कणों में देखा जाता है, जो अभी ऊपर देख रहे थे कोलाइड्स, इसी में टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। और जो ये फैलाने का जो घटना इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। जो ये प्रकाश का जो मार्ग दिखाई दे रहा है इसमें, यही क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका खोज किसने किए थे, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किए थे। चलिए अब आता है मिश्रण, मिक्सचर और आपके कंपाउंड्स, यौगिक, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ से पढ़ लीजिए मिक्सचर, अभी ऊपर इसके बारे में देख लिए हैं, लेकिन यहाँ साइड में एक ही जगह से कंपेयर करके आसानी होता है याद करने में। तो देख सकते हैं मिश्रण क्या होते हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए लिए जाते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करेंगे, जबकि यौगिक क्या होंगे, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब इसका गुण जो है चेंज हो जाता है यौगिकों में, जो घटक है। मिश्रण के संगठन परिवर्तनीय है, मतलब इसको किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, वो मिक्सचर ही कहलाएगा। हो सकता है आप जो है
मतलब कोई चीनी डाल दिए, चीनी डालते जाइए और ज़्यादा डाल दीजिए तब भी वो क्या होगा, एक तरह से मिश्रण ही होगा। पानी में चलिए दूधिया मिलाते जा रहे हैं, दूधिया चाहे उसमें थोड़ा सा मिलाइए चाहे ज़्यादा मिलाइए, वो मिक्सचर ही होगा। इसमें क्या होता है, तो यौगिक में ये सदैव अस्थायी होते हैं, मतलब इसका फिक्स्ड रेशियो होता है। जैसे आप देखे थे कि आपका H2O में क्या है, तो ये फिक्स इसका रेशियो है, कितने इसमें जल के हैं, मतलब कितने कितने इसमें हाइड्रोजन के एटम हैं और कितने इसमें ऑक्सीजन के हैं, तो वो एक फिक्स रेशियो में होगा। मिश्रण उसमें उपस्थित घटक गुणधर्मों को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है कि मिश्रण में जैसे आप मान लीजिए कि पानी में तेल मिला दिए हैं, तो पानी अलग दिखेगा, तेल अलग दिखेगा, उसके दोनों के गुण अलग अलग साफ साफ दिखाई देंगे। जबकि यौगिक में पूरी तरीके से भिन्न हो जाता है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिलाए हैं, दोनों क्या है, हाइड्रोजन भी गैस से, ऑक्सीजन भी गैस से, लेकिन दोनों मिलकर क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो अब देख सकते हैं उसका गुण ही बदल गया है, गुणधर्म ही चेंज हो गया। तो ये देख सकते हैं कि यौगिकों के गुणधर्म क्या हो जाते हैं, ये नए जो पहले इसका ओरिजिनल थे पार्टिकल्स उससे अलग हो जाते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो जो मिश्रण के घटक हैं इनको आसानी से भौतिक विधियों द्वारा, जैसे छानन विधि हो गया या वाष्पन से इसको अलग किया जा सकता है। लेकिन इनको केवल किसके द्वारा, तो केवल रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है यौगिकों के जो कण है उनको। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वैसे शुरू में इसको बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ टर्म्स आते हैं जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, कई बार एग्जाम में पूछ देता है इससे एग्जाम्पल। तो देखिए भौतिक मतलब फिजिकल चेंजिंग और रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंजिंग। तो ये क्या होता है, तो इससे आप जानते ही होंगे भौतिक मतलब जिसमें इसका भौतिक गुण जो है वो परिवर्तन, जिसका भौतिक गुण केवल परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसे अवस्थाओं का अंत रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब केवल अवस्था परिवर्तन यदि हो रहा है, जैसे ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदला, तो वो क्या है, वो केवल भौतिक परिवर्तन है। वो पुनः उसी अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन में ये होता है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं इनके रासायनिक प्रकृति जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ जो है, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देना कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, तो भौतिक परिवर्तन में रासायनिक रूप से ये समान होंगे, भौतिक गुण केवल अलग अलग होगा। जैसे दिया एग्जाम्पल के लिए, बर्फ हो गया, जल हो गया और वाष्प हो गया, तीनों देखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन रासायनिक रूप से ये सेम ही है। बर्फ को गर्म कर दिए जल बन जाएगा, जल को गर्म कर देंगे वाष्प बन जाएगा, वाष्प को ठंडा कर दिए जल बन जाएगा, उसको और ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो इसका केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रहा है, केवल भौतिक अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपको याद रखना है कि जलना क्या है, अगर किसी वस्तु को जला रहे हैं तो वो क्या है, एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आप कागज़ को जला दिए, अब कागज़ जल गया, राख बन गया, वापस पुनः वो कागज़ नहीं बन सकता है, उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो ये क्या है, उसका रासायनिक गुण ही बदल गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। क्यों, क्योंकि मोमबत्ती आपको पता है पहले पिघलेगा। जैसे यहाँ पे मोमबत्ती मैं बना देता हूँ, अब मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, इधर से पिघल पिघल के नीचे गिरता है। तो ये पहले किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया और नीचे आ गया। फिर इसको ठंडा कर देंगे, फिर ये ठोस हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो ऊपर जो इसका लौ जल रहा है ये किस में बदल दे रहा है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में ऊपर बदल दे रहा है। तो ये क्या है, ऊपर जो ये जलने का काम जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, जबकि यहाँ से पिघल रहा है ये भौतिक परिवर्तन है। तो दोनों इसमें हो रहा है मोमबत्ती के जलने में। तो यहाँ से अलग अलग चीज़, यहाँ से जंग लगना पूछ देगा तो जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग का पाचन होता है भोजन का, वो क्या है, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन है। सांस ले रहे हैं तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखे होंगे कि CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 के रूप में बन के निकलता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए तत्व आ जाता है, तो इसे बेसिक चीज़ें तो आप जानते होंगे, हम लोग इसमें देखेंगे कि इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए इसमें तत्व जहाँ है तो इसमें आता है रॉबर्ट्स बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम किसने तत्व शब्द का प्रयोग किया, तो रॉबर्ट्स बायल। चलिए अब यहाँ से कुछ और फैक्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं तत्व से संबंधित। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनियो लॉरेंट लेवेजियर, ये पूरा नाम है, इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है तत्वों के संबंध में। आपसे कहेगा कि तत्व की खोज किसने किया, तो भले तत्व शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, लेकिन ज़्यादातर केस में जो नाम जो विकल्प में दिया रहता है वो क्या दिया जाता है, एंटोनियो लॉरेंट लेवेजियर। केवल यहाँ पे लेवेजियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते तत्व की परिभाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो ये लेवेजियर ने किए थे।
उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये इनके रूप में, चूँकि ये बहुत पहले गए थे, देख सकते हैं 1743 94 के आसपास इनका जो काल था वो था। तो ये उस समय तत्व के बारे में परिभाषा दिए, तो उस समय कहे थे कि ये क्या है, तो पदार्थ का मूल रूप है, मतलब इसको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आधुनिक आज की दृष्टि से देखें तो तत्वों को और छोटे-छोटे कणों में इसको तोड़ा जा सकता है, तोड़ा गया है। तो अभी के लिए तो ये डेफिनेशन सही नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से, इनके हिसाब से यही डेफिनेशन था। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। मतलब मुख्यतः यहाँ देख सकते हैं धातु, अधातु और मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर, उसमें आप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। वैसे आप क्लास 10th में इसको देखे भी होंगे, तो जैसे आपका बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी भी होता है। तो ये क्या है, तो ये उपधातु हैं। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि में से कौन से उपधातु हैं, कौन से नहीं है, या कौन से सेमीकंडक्टर हैं, कौन से नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, लगभग 118 तो आप देखे होंगे आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ का, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसमें देखे होंगे 118 के आसपास है। लेकिन मतलब 100 से अधिक है, एग्जैक्ट ये याद नहीं करना है आपको। ये याद करना है कि इसमें से 92 तत्व जो है क्या है, ये प्राकृतिक हैं, जबकि शेष जो है वो मानव निर्मित है। मतलब 92 तो जो क्या है प्राकृतिक रूप से पाए गए थे, उसके बाद के सब ये मानव द्वारा बनाए गए हैं। 11 तत्व जो क्या है कमरे के ताप पर गैस है, रूम टेम्परेचर कितने जो हैं गैस हैं, तो ये 11 तत्व। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन क्या है, कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में होते हैं। पारा क्या है, तो ये मेटल है, धातु, और ब्रोमीन क्या है, तो ये नॉन मेटल। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल। वैसे मेटल नॉन मेटल चैप्टर आप देखे होंगे क्लास 10th का, मैं एनसीईआरटी सीरीज जब पढ़ाया था तो उस वाले वीडियो में इसके बारे में बताया भी हूँ कि पारा ही एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है इकलौता जो कि सामान्य अवस्था में ये द्रव अवस्था में होता है। समझ सकते हैं, मतलब सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये अधातु इकलौता है और ये इकलौता धातु है जो कि किसमें होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, गैलियम और सीजियम जो है ये कमरे के तापमान पर, या कमरे के तापमान से थोड़ा सा अधिक, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, तो लगभग 27, मतलब 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी को बदलेंगे जब केल्विन में, तो लगभग 300 केल्विन के आसपास आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है कि लगभग कितना, तो 303 केल्विन से थोड़ा सा अधिक या इसी के आसपास टेम्परेचर पे क्या होता है, तो ये द्रव अवस्था ले लेता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं, ये क्या है मेनली, ये क्या है, तो ये मेटल्स हैं, धातु। और ये ऐसे धातु हैं जो केवल आप अपने हथेली पर रख लेंगे तो ये पिघल जाएंगे इतने, मतलब ये कम टेम्परेचर इनका मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये तुरंत द्रव अवस्था में लेती हैं। अब आता है मिश्र धातु में। तभी ऊपर देखे थे हम लोग मिक्सचर, तो उसी टाइप से ये क्या है, मिश्र धातु में। मिश्र धातु में क्या होती हैं, ये समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण ही माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों गुणों को दर्शाते हैं। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जैसे पीतल क्या है, तो पीतल भी क्या है, तो एक मिश्र धातु है, एलो है। पीतल में क्या होता है, तो जिंक होता है और कॉपर होता है। तो परसेंटेज यहाँ से नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा से लगभग में देख सकते हैं कि 30% से लेकर के आप जिंक होता है और लगभग 70% तक कॉपर होता है, किसमें, पीतल में। तो इसी को ध्यान दीजिए, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ब्रॉन्ज मेटल हो गया, अलग अलग जो है, बेल मेटल हो गया, जर्मन सिल्वर, यहाँ से नीचे दिया भी है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि जो ब्रेस है, जो कांसा है, ब्रेस मतलब यही अभी देख रहे थे ऊपर, किसका किसका, तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का। कांसा नहीं है, पीतल होता है ना ब्रेस, पीतल। ब्रॉन्ज जो होता है ये कांसा होता है और ये पीतल। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टीन होता है, कॉपर और टीन होता है। जर्मन सिल्वर में देखिए, नाम भले सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं होता। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है, तो सिल्वर होता ही नहीं है, मतलब 0% आपको लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। वैसे ही मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नी और एल्यूमिनियम, यहाँ नाम में देख सकते हैं, यहाँ से मैग्नीज ले लीजिए और इधर से आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम यहाँ से ले लीजिए एल। तो ये मैग
नेलियम हो जाता है इसका नाम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिला के। रोल्ड गोल्ड, जिसका आजकल मतलब बहुत लोग पहनते भी हैं रोल्ड गोल्ड का आभूषण, सस्ता मिल जाता है। तो ये किससे मिलकर बनता है? सोने जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। किसका? कापर और निकल का होता है। देख सकते हैं परसेंटेज भी। तो रोल गोल्ड किसका होता है? कापर और निकल का। मोनल मेटल किससे मिलकर बनता है? तो कापर और निकल का। बेल मेटल घंटा जिससे बनता है, ये कापर और टीन का होता है। कापर और टीन, कापर और टीन। परसेंटेज देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज है ब्रॉन्ज और इसका आपका बेल मेटल का। गन मेटल, गन मेटल का क्या होता है? कापर और जिंक और एसेन। कापर, जिंक और एसेन। इसी में देखिए जो बेल मेटल है इसमें कापर और एसेन था, मतलब टीन, और उसमें जिंक भी मिला देंगे तब वो हो जाएगा गन मेटल। परसेंटेज यहाँ देख सकते हैं कितना कितना परसेंट है। तो कुछ चीज़ों का परसेंटेज भी पूछ देता है। सोल्डर जो होता है, मतलब जिससे आप तार चिपकाते हैं, रांगा जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो रांगा में क्या क्या होता है? तो टीन होता है और लेड होता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कितना क्या क्या होता है सोल्डर्स में, तो ये आपका टीन और लेड होता है। ड्यूरेलियम में क्या होता है? एल्युमिनियम, कापर, मैग्नीशियम, ये नहीं पूछेगा। स्टील पूछता है, सोल्डर पूछता है, गन मेटल पूछ सकता है, मोनल मेटल, रोल्ड गोल्ड, जर्मन सिल्वर पूछा हुआ है, और ऊपर वाला तो एकदम हर जगह आता है। स्टील कई बार पूछा। स्टील क्या है? तो ये आयरन और कापर का है। अब स्टेनलेस स्टील होता है जिसका ब्लेड व्लेड बनता है, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें क्रोमियम में मिलाया जाता है। अब क्रोमियम का परसेंटेज कभी कभी पूछ देता है कितना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 11% तक क्रोमियम मिलाया जाता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अब जब डिटेल में करेंगे उतना डिटेल में आपको जाना भी नहीं है। आयरन, कापर, निकिल, और इसके साथ साथ कार्बन भूल गया है क्या? ये कार्बन तो चाहिए, बिना कार्बन का तो स्टील ही नहीं बनेगा, तो कार्बन भी होता है। तो इतनी चीज़ें मिलकर स्टेनलेस। स्टेनलेस स्टील में आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्रोमियम भी होता है और निकिल भी होता है। क्रोमियम होता है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, ताकि वो घिसे नहीं, काफ़ी मजबूत हो जाता है इससे। चलिए अब आता है अध्याय 3। इसमें हम लोग चारों अध्याय कवर करने वाले हैं, तो आराम से देखिए। अध्याय 3 आ गया, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अभी ऊपर देख लिए हम लोग तत्व क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। उसके बाद अब आ गया परमाणु और अणु। तो देखिए भारतीय दर्शन कहाँ शुरुआत हुआ, तो ये काफ़ी पहले ही हो गया था। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व से ही ये सब, इसकी अवधारणा लगभग पेश होने लगी थी आपके परमाणु से संबंधित। देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय दार्शनिक जो थे महर्षि कणाद, इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य, या द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है, मैटर को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। मतलब हमें क्या होगा? छोटे छोटे कण प्राप्त होगा, तथा अंत में एक सीमा है जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। और इसी अविभाज्य कण को इन्होंने क्या कहा? तो परमाणु कहा। तो यहाँ देख सकते हैं ये लगभग 500-600 ईसा पूर्व पहले की बात है। उस समय से ही भारत में ये सब चीज़ें हो रही थी। एक अन्य भारतीय दार्शनिक हैं पकुधा कात्यायन, इनका नाम है। इनके मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। तो ये कुछ मतलब प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, इनका मत था परमाणु को लेकर। बाकी अगर अभी के हिसाब से देखें तो क्या है, तो ये सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो परमाणु या फिर एटम कहते हैं। आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं इसमें, बस ये थोड़ा सा बेसिक जो भूमिका बनाने के लिए ये चीज़ें हैं। देखिए परमाणु का ये त्रिज्या पूछा जा सकता है किस रेंज का होता है, तो ये नैनोमीटर का होता है। अभी ऊपर भी देखे थे, तो परमाणु किस रेंज में? तो नैनोमीटर। नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। एंगस्ट्राम अगर बात किया है तो 10⁻−10 के आसपास हो जाएगा एंगस्ट्राम। चलिए अब आ जाता है रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए यहीं पे थोड़ा सा और एक चीज़, नाभिक जो होता है ये परमाणु त्रिज्या है कितना? तो लगभग नैनोमीटर के रेंज में। लेकिन यदि आपसे पूछे कि जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, तो उसका रेंज कितना होता है? तो वो फर्मी लेवल के रेंज का होता है 10⁻−15। इसको फर्मी कहते हैं। फर्मी रेंज का ये होता है कौन सा? तो ये नाभिक या फिर न्यूक्लियस। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ये फर्मी के कोटि का होता है, 10⁻−15 होता है फर्मी में। रासायनिक संयोजन के नियम आते हैं अब। लेवेजियो, अभी ऊपर नाम देखे थे।
तो रासायनिक संयोजन के नियम जो हैं इस किसके द्वारा पेश किया गया था, तो लेवेजियो, मतलब पूरा नाम अगर देखें तो एंटोनियो एल लेवेजियर इनका नाम है, तथा जोसेफ एल प्राउस्ट, तो केवल लेवेजियो और प्राउस्ट भी दे देगा, ने निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम, तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा रासायनिक अभिक्रिया निर्धारित होती है। तो क्या क्या नियम था, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका क्या मतलब है, नाम में दिख रहा है कि द्रव्यमान का संरक्षण, इसका क्या मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, यानी कि जितना हम लोग ले करके जितना पदार्थ है उसमें डाल करके बनाएंगे उतना ही पदार्थ बाद में टोटल मिलेगा भी। जैसे आप 10 ग्राम का 2 चीज़ लेकर बनाएंगे तो टोटल 20 ग्राम का ही आपको उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, मतलब द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, सीधे सीधे इसका ये मतलब ये वही चीज़ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम, मतलब ये जो रेशियो है फिक्स होता है, कांस्टेंट रेशियो का ये लॉ है। इसमें क्या कहता है कि यौगिकों में तत्वों का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। तो चाहे आप कोई भी तत्व ले रहे हैं उनका अनुपात क्या होगा, सदैव स्थिर होगा। किसमें, यौगिकों में। कोई भी कंपाउंड ले लेंगे उसमें जो तत्व होंगे उनका एक निश्चित रेशियो होगा, तो है ये स्थिर अनुपात का नियम कहता है। चाहे वह किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि से बनाया गया हो, किसी ने भी बनाया हो, तो वो सदैव इन 2 नियमों का तो पालन करेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, आपको पता है, तो इनका द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, अभी ऊपर बताया था कैलकुलेट करके कितना होता है, तो 1.8, मतलब इसका अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा जल में। इसका ये मतलब है। कैसे निकालते हैं द्रव्यमान, आपको पता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है। हाइड्रोजन होता है कितना है जल में, H2O, ऐसे जल होता है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही है ऑक्सीजन, तो 16 2 18। वैसे पूरा करना नहीं है, हम लोगों को केवल रेशियो निकालना था, तो यहाँ बीच में रेशियो लगा देता हूँ, 2 और 16 हो गया, कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो ये 1:8 यहीं से आ जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहीं से दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, अमोनिया NH3। इसमें क्या होगा, तो इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। अमोनिया 7 होता है नाइट्रोजन, 7 दूना 14, इसका लगभग 2 गुना होता है मास, तो नाइट्रोजन का हो गया 14, हाइड्रोजन का 1, 3 का गुणा करेंगे तो 3, तो 14 और रेशियो 3 हो गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अब आ गया। डाल्टन ने परमाणु से संबंधित क्या नियम बताए थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो जो सूक्ष्मतम कण है उन्हीं को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डाल्टन का जो नियम परमाणु सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है, तो वो किस पर आधारित है, एग्जाम में केवल दिया था निश्चित अनुपात का नियम, मतलब और भी ऑप्शन दिए थे, लेकिन वहाँ पे क्या दिया था, निश्चित अनुपात का नियम। वहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं दिया था रासायनिक संयोजन का नियम। लेकिन ये आपको पता है कि रासायनिक संयोजन का नियम ही क्या है, 2 ठो है, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का या स्थिर अनुपात का नियम। तो ये डायरेक्ट आपसे कुछ भी पूछ सकता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, तो हो सकता है दे देगा कि रासायनिक संयोजन के नियमों पर, या फिर इसमें इसका देगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या फिर दे देगा कि निश्चित अनुपात का नियम, या फिर मोर देने का भी दे सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। यहाँ डाल्टन के बारे में दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपके काम का चीज़ यहाँ पे है कि 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो पूछ सकता है कब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया, तो 1808 ईस्वी में। चलिए इनकी क्या क्या विवेचनाएं थी, क्या क्या इन्होंने बताया था, तो इन्होंने बताया था कि सभी जो द्रव्य है परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो परमाणु होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। इनके अनुसार क्या माना गया था कि परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता है, ये सबसे सूक्ष्मतम है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अभी के हिसाब से, आधुनिक नियम के हिसाब से इसको तोड़ा जा सकता है बहुत से छोटे छोटे कणों में, जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आप जानते ही हैं। इसके और भी छोटे छोटे जाएंगे, बोझान हो गया, पाई मेसन हो गया, तो ऐसे बहुत से इसमें और छोटे छोटे कण इसमें मिल जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही विनाश होते हैं। लेकिन इनके हिसाब जो था वो यहाँ पे दिया हुआ है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसीलिए जो तत्व हैं, तत्व देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब में सेम है, लेकिन एक्चुअली उनका जो कंपोजिशन होता है उसके आधार पर उनका गुण परिवर्तन हो जाता है।
विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, पूर्ण संख्या के अनुपात, वही रेशियो जो अभी ऊपर बताया था निश्चित अनुपात का, तो इसी में संयोग करके निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, तो वही चीज़ है। रेशियो अभी देखे थे, वही निश्चित रेशियो का ये दोनों नियम कर दिया है। चलिए अब आते हैं कि जो तत्व हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, क्या उसके प्रतीक हैं। तो अब वैसे तो ये जानते हैं, बताना तो है नहीं, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन ने क्या किया, तो इन्होंने प्रतीकों को अत्यंत विशिष्ट अर्थ में लिया था। इन्होंने इनके अनुसार भी कुछ मतलब ये अपने हिसाब से बनाए थे कुछ प्रतीक, लेकिन ये सभी तत्वों का प्रतीक नहीं बना पाए। तो फिर आए कौन, तो बर्जिलियस है। इनका नाम एग्जाम में पूछता है कि जो तत्वों का आधुनिक प्रतीक है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। आप जानते हो कि इस समय कि अभी के हिसाब से तत्व का नाम जो है 1 या 2 अक्षरों को मिलाकर बनता है। जैसे आप देखेंगे कि सोडियम को Na से लिख देते हैं, कापर हो गया Cu से लिख देते हैं, आयरन को ऐसे F से लिख देते हैं, ऐसे अलग अलग, एल्यूमिनियम को L से लिख देते हैं, Al से। तो इसमें ध्यान देना है कि जो शुरुआत का जो है वो कैपिटल में होता है और जो दूसरा वाला लेटर है वो स्मॉल लेटर में होता है, इसी को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए अलग अलग तरीके से नामकरण है। कुछ तो तत्वों को जहाँ वो मिले थे, जिस देश में जिस स्थान पर, उस स्थान के नाम पर भी कुछ तत्वों का नाम रख दिया गया, और कुछ तत्वों का नाम मतलब IUPAC अभी जो इनके हिसाब से बर्जिलियस के नाम से, और कुछ अलग अलग देशों के नाम से, जैसे अब कुछ लैटिन में थे तो उनके नाम पर रख दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट पूछ देता है कोई कोई क्वेश्चन। जैसे कापर का जो नाम है, कापर का देखिए यहाँ पे कापर का तो नाम ऐसे है CO, लेकिन इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, तो ये CU होता है। अब ये जो क्लिप पड़ा किसके नाम पर, तो ये जहाँ से मिला था उसके नाम पर पड़ा है। देख साइप्रस में ये खोजा गया था, इसका नाम साइप्रस के नाम पर ही इसका नाम कापर रखा गया है। अब देखिए इसके आधुनिक की बात किया जाए तो एक IPSC है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि क्या करती है, तत्वों का नाम हो गया, प्रतीक हो गया, मात्रक, इसको यही स्वीकृति प्रदान करता है। अभी के हिसाब से कोई नाम में परिवर्तन करना तो कौन स्वीकृति देगा, उसको कौन मान्यता देगा, तो IPSC देता है। अब देखिए आयरन का जो नाम है, आयरन देखिए है तो IR, लेकिन इसको डिनोट करते हैं FE से। ये किस से लिया गया, तो ये लैटिन नाम से लिया गया है। लैटिन में इसको, ये लैटिन के फेरम शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका नाम FEC इसका डिनोशन करते हैं। इसी प्रकार सोडियम का जो है प्रतीक देखिए Na है, ये किससे लिया गया है, तो Na जो है नाइट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम का देखिए प्रतीक K लेते हैं, ये किससे है, K से, केलियम से इसको लिया गया है। तो ये सब क्या है, तो डायरेक्ट पूछ देता है, तो ये लैटिन नाम है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आता है परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान को देखिए किससे लेते हैं, तो ये हम लोग कार्बन 12 के समस्थानिक की एक परमाणु के कार्बन 12 का जो है 1/12वां भाग को मानते हैं कि ये 1 यूनिट द्रव्यमान है। तो जो बेस इसका लिए हैं हम लोग, वो कहाँ से लिए हैं, तो कार्बन 12 के समस्थानिक। आपको पता है कार्बन के होते हैं समस्थानिक, का भी चर्चा करेंगे नीचे। तो ये कार्बन 12 के 1/12वां भाग को माना जाता है कि 1 यूनिट। जैसे आप कहा जाए कि 1 किलो क्या होता है, तो 1 किलो एक पैमाना बनाया है कि हाँ इतना इतना उसका डायमेंशन है, इतना इसका रहेगा डेंसिटी, ये सब चीज़ें, तो 1 kg है। उसी प्रकार इसके लिए क्या किए हैं, ये द्रव्यमान के लिए, तो ये कार्बन 12 को ही बेस माने थे, और इसी का 12वां भाग कार्बन 12, मतलब इसे मान लेते हैं कार्बन 12 में 12 इसका होगा द्रव्यमान संख्या, तो उसका 12 से भाग दे देंगे तो एक द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। तो उसी को कहते हैं AMU, या फिर आधुनिक रूप में देखा है तो केवल U लिख दिया जाता है। पहले एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता था, लेकिन अब केवल यूनिफाइड मास लिखा जाता है। U से यूनिफाइड मास होता है, तो केवल U से दिखा दिया जाता है इसको। तो कार्बन 12 का 1/12वां भाग, आपको ये केवल ध्यान देना है। यही क्या मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई है। कब ये लिया गया था, तो ये 1961 में ये बनाया गया था, ये वाला डेफिनेशन 1961 में। चलिए क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जल जो है इसका आपको द्रव्यमान बताना है। जल का द्रव्यमान आपको बताना है कितना होगा, AMU में बताना है आपको। मैं यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। H2O कितने H हैं, तो 2 है गुण H प्लस 1 जो है ऑक्सीजन है। दोनों का अलग अलग मास रख दीजिए, 2 हो गया। हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। मास लगभग 2 गुना होता है परमाणु क्रमांक से। तो ये कितना हो गया, 16 2 18 यूनिट। यूनिट मतलब है यूनिफाइड मास।
नाइट्रिक अम्ल का आप सॉल्व करके बताइएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है। सब कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा। चलिए अब आते हैं अणु। अणु क्या होता है? तो देखिए, अणु किसी तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम कण है जो कि क्या रह सकते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, जबकि अणु क्या है, स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। अगर बेसिकली बात किया जाए तो सबसे पहला क्या था, पदार्थ था। पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे कण से। इन कणों में क्या है, तो इन कणों में आता है पहले अणु, फिर अणु किनसे मिलकर बने हैं, तो ये परमाणु। परमाणु किनसे बने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसन और ऐसे अलग अलग बोजान्स, बोर्गोनिक पार्टिकल्स, ये अलग अलग से मिलकर परमाणु बने हैं। अब परमाणु क्या है, तो ये तत्व का सरलतम रूप है। तत्व का सरलतम रूप को ही परमाणु कहा जाता है। तो इस चीज़ को अब ध्यान दीजिए। ये इतना बेसिक चीज़ है जो अभी तक ऊपर समराइज करके मैं बता दिया हूँ। हम लोग कहाँ पहुँच गए? कण पर पहुँच गए, मतलब अणु पर पहुँच गए, मॉलिक्यूल पर। तो अणु क्या है, तो ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। जैसे परमाणु देखे थे, एक परमाणु क्या था, हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक तत्व ऐसे हाइड्रोजन को लिख देते थे। लेकिन हाइड्रोजन ऐसे अकेले नहीं रह सकता है स्वतंत्र रूप में। तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। ये क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। जबकि हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में कैसे रहेगा, तो ये H2 के फॉर्म में रहता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन का अणु। परमाणु मतलब एटम। और ये क्या है, तो ये है मॉलिक्यूल। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अणु क्या है, स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं ये। और ये उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। केवल H लिख देंगे तो ये गुणधर्म नहीं बता पाएगा उस यौगिक का, लेकिन H2 रहेगा तो ये बताएगा कि हाँ H2 क्या है, एक गैस है। अब अणु की परमाणुकता आता है, एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मतलब कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं बात करूं इसी हाइड्रोजन का, मतलब जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो ये कितने इसमें हम लोग परमाणु लिए हैं H के, हाइड्रोजन के, तो इसमें 2 है। तो ये क्या है, ये द्विपरमाणुक है। ये क्या है, द्विपरमाणुक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द्विपरमाणुक। मतलब ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को मिला के एक हाइड्रोजन का अणु बना है। तो यही होता है अणु का परमाणुकता। मतलब कितने परमाणु मिल के अणु बने हैं, उसी को कहते हैं अणु की परमाणुकता। यहाँ देख सकते हैं पूरा लिस्ट है ये। आर्गन एक परमाणुक है, आर्गन केवल ऐसे लिखा जा सकता है। हीलियम एक परमाणुक है। ऑक्सीजन, जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सब क्या है, वो सब एक ही परमाणुक है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन N2 ऐसे लिखा जाता है। क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है। यहाँ से हीलियम को ऐसे केवल He हो जाएगा। फास्फोरस चतुस हो जाएगा, फास्फोरस P4 होता है। और सल्फर जो है ये बहुपरमाणुक, मतलब 4 तक तो ऐसे 1 2 3 4 तो लिखते हैं, और बाकी 4 से अधिक होता है उसको बहुपरमाणुक कहा जाता है। इसमें एक्चुअली होते क्या है, तो सल्फर 8 होता है। मतलब सल्फर के 8 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। सोडियम एक परमाणु है, Na, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al और कॉपर Cu। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितने उसके अणु जो है स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, कितने परमाणु से मिलकर, तो उसी को कहते हैं अणु की परमाणुकता। एग्जाम में आता है वहाँ से क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका सीरीज खत्म। चलिए, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसे एटम बने हुए हैं ये हम लोग को देखना है। तो देखिए अब यहाँ से पहले इसका थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, कहाँ शुरुआत हुआ। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि इसका खोज कब हुआ, 1897। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 किसके द्वारा, तो ईटा पर नाचे, टा से टॉमसन, इससे इलेक्ट्रॉन जानते होंगे वैसे आप तो। चलिए, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले, इससे भी पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ खोज 1897, इससे भी पहले जो कि आपका गोल्डस्टीन थे, इन्होंने 1886 में, देखिए 86 में इन्होंने क्या किया, एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल किरण के नाम से जाना। मतलब केनाल किरण दिया। ये क्या थे, तो ये धनावेशित कण थे। अब इसी धनावेशित कण के द्वारा जाके आगे क्या खोज किया गया था, तो इसी के बाद से प्रोटॉन की खोज किया गया, जिसको माना गया कि प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई प्रोटॉन की खोज की, तो ये गोल्डस्टीन ने की थी। कब, 1886 में। लेकिन उस समय उन्होंने नाम क्या दिया था उसका, तो उस समय नाम दिया था कनाल रे या फिर कनाल किरण है।
तो ये आपको ध्यान देना है कि कनाल किरणें किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। आप देखिए एग्जाम में बड़ा थोड़ा सा भी, चलिए उसको चर्चा कर लूँगा थोड़ा सा बाद में। इसको आपको ध्यान देना है, कनाल किरणें किनके द्वारा खोजा गया, तो ये ई गोल्डस्टीन के द्वारा। कभी कभी इन्हीं का नाम दे देता है प्रोटॉन की खोज के लिए भी, तो वो अभी बताऊंगा उसको कब आपको कैसे ऑप्शन में लगाना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, परमाणु संरचना के लिए। परमाणु आपको पता है कि इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब मिलकर बनता है परमाणु। अब इसका शुरुआत वही से हुई कि इलेक्ट्रॉन हुआ 1897 में खोज। उससे पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में ही एक विकिरण की खोज की जिसको केनाल किरण कहा गया। अब ये धनावेशित की विकिरण थी। अब इसी का प्रयोग करके और परमाणु की संरचना को जानने का प्रयास किया गया था। चलिए, जानने के प्रयास में सबसे पहला जो प्रयास था वो किनका था, देख सकते हैं जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना संबंधित पहला मॉडल 1904 में प्रस्तुत किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे पहला परमाणु संरचना संबंधित मॉडल जो है वो किसने प्रस्तुत किया, तो जे थॉमसन। ये जे थॉमसन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कब किया, तो 1904 में। अब इनका मॉडल कहता क्या है, तो इन थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है तरबूज मॉडल। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जैसे जिस प्रकार से तरबूज, चलिए तरबूज या फिर प्लम पुडिंग का मतलब वही है कि क्रिसमस का जैसे केक होता है, तो केक में कुछ जैसे अलग से उसमें मेवा जैसे पड़ा रहता है, डाला रहता है, तो उसी प्रकार मेवे की तरह तो केक पूरा हो गया। जो वो केक पूरा है वो क्या है, एक परमाणु है, और जो उसमें मेवा जो है वो क्या है, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। या फिर उस तरबूज का एग्जांपल ले सकते हैं कि तरबूज का पूरा जो ये भाग है ये एक परमाणु है, और परमाणु के भीतर क्या है, तो ये कुछ धनावेशित भाग, जो धनावेशित कह रहा हूँ, इसके बीच जो खाने वाला भाग रेड होता है जिसको आप खाते हैं, तो वो क्या है, धनावेशित भाग हो गया। और ये जो बीज हैं उसके काले काले, तो वो क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन उन्होंने नाम दे दिया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि परमाणु ऐसे होते हैं। मतलब ये केवल इलेक्ट्रॉन को ऐसे कह दिया कि तरबूज में बीज होता है, वैसे ही जो आपके एटम्स में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं। सिंपली ऐसे बता दिया उन्होंने। शुरुआत किए थे, जाहिर सी बात है, तो अभी के हिसाब देखेंगे तो ये सही नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ थी। शुरुआत तो इन्होंने नहीं किया था। चलिए, वैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके अनुसार क्या था कि परमाणु में धनावेश जो है तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं। इन्होंने क्या प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। तो ये चीज़ देख सकते हैं, ये जो बता दिया, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। इन्होंने ये चीज़ तो क्लियर कर दिया। इसीलिए मतलब अब जितने धन है उतने ही ऋण भी हैं, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो इन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि परमाणु जो है वैद्युत रूप से क्या थे, उदासीन है, न्यूट्रल हैं। तो ये सबसे पहले किसने बता दिया था, जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो है ये उदासीन है। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि ऐसे तो रैंडमली तो उसमें होते नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ से देख सकते हैं इनके बारे में, जे थॉमसन के बारे में 1906 में इनको भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। तो ये भी ध्यान, इस फैक्ट इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम लोग आ जाते हैं अब इनका जो कमियां था। चूँकि इन्होंने सीधे ऐसे बता दिया कि ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे तो होंगे तो फिर परमाणु समाप्त हो जाएगा, आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ों का जो है इन्होंने मतलब उस समय वर्णन नहीं कर पाए थे। तो इसको इनकी कमियों को दूर करने के लिए आए रदरफोर्ड साहब। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। पूरा नाम भी आपको ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा सकता है। इन्होंने किया था कि यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं। इन्होंने तो केवल बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं, थॉमसन साहब ने, लेकिन रदरफोर्ड ने जानने की कोशिश किया कि एग्जैक्टली कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें व्यवस्थित होते हैं परमाणु के भीतर। इन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या चीज़ लिए, तो ये अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल को ऐसे मान लेते दिखा देते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली है क्या, तो हीलियम नाभिक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक को सोने की पतली पन्नी लिए थे। अब सोना का ये पतली पन्नी जो था, ये इसका मोटाई पूछ देता है कितना था, तो इसका मोटाई जो है 1000 परमाणुओं के बराबर, मतलब काफ़ी पतला यह था।
इसी पर इन्होंने अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट कराया, उस पर टकराव कराया, मतलब बहुत तेज़ गति से। तब उन्होंने क्या पाया, वही चीज़ दिया है कि उन्होंने पाया कि लगभग 12,000 कणों में से, मतलब 12,000 अल्फा कण उसमें से प्रवेश कराया जब सोने की पतली पन्नी से, तो उसमें से 12,000 में से लगभग एक कण जो है वापस आ गया टकरा के। अभी बहुत इनके लिए आश्चर्य की बात है, चूँकि ये काफ़ी इसमें एनर्जी होता है अल्फा कणों में, गतिशील काफ़ी थे, तो इतनी पतली जो पन्नी थी इसको तो पार करके चला जाना चाहिए था, लेकिन वापस कुछ उसमें से टकरा के देख सकते हैं कि इधर से जाके टकरा के वापस आ रहा है। तो इससे उत्सुकता इनकी और बढ़ गई कि एग्जैक्टली ये आ क्यों रहे हैं इतने, जबकि उसको तो पार करके चला जाना चाहिए था। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या जो है परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। अभी जो शुरू में बताया था कि जो नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन जो त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या वो लगभग कितना होता है, तो लगभग आपके तो नैनोमीटर के रेंज का होता है, लगभग नैनोमीटर के रेंज का, जबकि नाभिक का जो है वो कितना, तो लगभग फर्मी के रेंज का होता है। तो 10⁵ गुना का मतलब वही हुआ ना कि 5 और इसमें कर दें तो लगभग 10⁻15 या 14 का आ सकते हैं। तो इतना मीटर इस रेंज का होता है आपका नाभिक की त्रिज्या। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और क्या क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है। इन्होंने क्या बताया, ये तो जो थॉमसन साहब थे ये तो रैंडमली बता दिया कि जितना खाने वाला भाग है लाल लाल उसी प्रकार से वो सब धनावेश है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो केंद्र में एक धनावेशित भाग है वो क्या है, नाभिक है। केंद्र में क्या है, एक धनावेशित भाग है, उसी को इन्होंने न्यूक्लियस कहा या नाभिक कहा। और वहीं से कुछ धनावेशित थे, चूँकि अल्फा पार्टिकल भी धनावेशित होते हैं, इसलिए यहीं से ये टकरा के वापस आ जा रहे थे, इनका ये मानना था। लगभग परमाणु का एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो पूरा का पूरा द्रव्यमान माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, वो माना जाता है कि उसके न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे चर्चा भी हो सकता है हो जाए, लेकिन आपको अभी ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो जब मास कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें केवल क्या लेते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाता है कि इसका मास जो है नगण्य है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 4 होता है। इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसका मास बहुत कम है। अभी नीचे उसका लिस्ट दिखा दूंगा कितना कितना मास होता है। तो यहाँ से वही देख सकते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसमें सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से एक ड्रॉबैक भी इनका आया, कमी भी महसूस हुई कि इन्होंने सिंपली ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये तरबूजे के बीज जैसे नहीं होते हैं तसे हुए, ये एक सर्कुलर पाथ में, मतलब कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ होता है उसी में चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने केवल ऐसे कह दिया कि सर्कुलर पाथ में ये चक्कर लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या ड्रॉबैक क्या हुआ, कमी क्या हुआ इनका, कि देखा जाता है कि अगर कोई भी जो एटम है वो रैंडमली ऐसे ही किसी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, कोई भी तत्व हो गया, मतलब कोई भी अगर पार्टिकल कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होगा मतलब त्वरण उसमें होता है। त्वरण जब होगा तो क्या होगा, एनर्जी कुछ ना कुछ उसमें से रिलीज होगी, तभी तो एनर्जी वो गेन करके ही तो उसमें से त्वरण वो बढ़ाया है अपना। तो जब त्वरण होगा तो कुछ ना कुछ उसका एनर्जी का हानि होगा। जब एनर्जी हानि होगा तो क्या होगा, तो धीरे धीरे कण जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे जो घूम रहे थे उनका ऊर्जा खत्म होता जाएगा, वो अंत में जाके कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि बीच में धनावेशित भाग है, तो धनावेश से जाके वो आकर्षण के थ्रू उसी में मर्ज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। इस हिसाब से परमाणु ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि परमाणु आपको पता है कि वो बहुत पहले था, आज भी है, वो स्टेबल है। तो यहाँ से वही चीज़ देख सकते हैं कि ड्रॉबैक क्या था कि द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, मतलब ये स्टेबल नहीं हो सकता है इस इनके हिसाब से, लेकिन परमाणु वास्तविकता में स्टेबल है। तो ये ड्रॉबैक था। इनके ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए कौन आए, तो बोर साहब आए। बोर साहब ने अपना परमाणु मॉडल दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा तो वो देख लेते हैं। इन्होंने सिंपली कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन है और कहीं जाके चक्कर लगा रहा है वृत्तीय मार्ग पर, ये कुछ फिक्स्ड जो ऑर्बिट है उसी में चक्कर लगाते हैं, और उन फिक्स्ड ऑर्बिट को विविक्त कक्षा कहते हैं या इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, जिनका कुछ फिक्स ऊर्जा होगा तो उसको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहा जाता है। मतलब एक निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये किन्होंने कहा, तो बोर ने कहा। जबकि
अभी रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि वो कहीं भी ऐसे चक्कर लगाते हैं केवल वृत्ताकार पथ पर, जबकि इन्होंने एक फिक्स्ड ऑर्बिट की बात की। इस जैसे आप अभी देखते हैं कि कक्षा 5 का कोई विद्यार्थी है तो उसका एनर्जी लेवल कक्षा 5 जैसा होगा, कक्षा 8 का कोई विद्यार्थी है उसका एनर्जी लेवल कक्षा 8 के जैसा होगा। अब कक्षा 5 के विद्यार्थी को कक्षा 8 के अब कक्षा में बैठा करके और नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं? क्योंकि उनके एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये इन्होंने कहा कि जो कक्षा 5 का होगा वो केवल कक्षा 5 के ही जो क्लास में है उसी में चक्कर लगाएगा, अपना उसी में बैठ के पढ़ेगा। लेकिन जो 8 का होगा तो वो 8 में पढ़ेगा, ये नहीं कि कक्षा 5 वाला 8 में जाके पढ़े। ऐसे इनके हिसाब से केवल जो फिक्स्ड कक्षा है उसी में वो चक्कर लगा सकते हैं, अपने अपने कक्षा में, दूसरे में घूमना नहीं है। इसका ये मतलब था इनका। तो ऐसी है कि फिक्स्ड कक्षा को क्या कहिए तो डिस्क्रीट ऑर्बिट का है, जो उसका एनर्जी होता है उसको डिस्क्रीट एनर्जी उसको मतलब कहा गया है। अब इन कक्षाओं मतलब इन ऑर्बिट या फिर जो सेल्स हैं, कोष हैं, उनको क्या कहा जाता है तो एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल होता है अलग अलग कक्षाओं का, तो वो मैं बता दिया। यहाँ देख सकते हैं बीच में नाभिक है और उसके बाद नाभिक में क्या होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो ये पहला जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्बिट, ये क्या है इसको के से दिखा दिया जाता है, n बराबर देख सकते हैं 1 पहला कक्षा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे अलग अलग कोष जो है आते रहेंगे। के एलिमेंट ऐसे दिखा सकते हैं या n का मान। अब आता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कैसे वितरित होते हैं इसमें। यहाँ से क्या था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल था। जब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में चक्कर आते हैं तब उनमें ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऐसा इन्होंने कहा। जब ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा तो फिर वो जो आपका एटम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ख़त्म नहीं होगा। विभिन्न कक्षाओं मतलब ऑर्बिट जो हैं या सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं उसके लिए क्या है तो इसके लिए बोर और बर्री दो लोग मिल करके कुछ नियम दिए थे। तो ये तो बोर का नियम था ऊपर, अभी आ गया बोर और इनके साथ मिल गए बरी साहब। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या दिया तो ये एक बोर बरी स्कीम दिए। इसके अनुसार क्या था कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो ये 2n² हो सकती है, जहाँ n क्या है तो उस जो ऑर्बिट है उसका नंबर। यहाँ देख सकते हैं के एलिमेंट है तो के के लिए n का मान 1, 2 l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, तो ऐसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 जाता रहेगा। फार्मूला क्या होगा 2n²। इसका क्या मतलब है कि k वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2n² अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n का मान 1 रखिए तो 1 कवर करेंगे 1, 2 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे इस वाले में देखेंगे तब कितना हो जाएगा, n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएंगे। इस वाले में कितने हो जाएंगे तब इसमें हो जाएंगे 3 का वर्ग 9, 9 दूना 18, तो 2 8 18 32 50 ऐसे सीरियल नंबर से इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, वो ध्यान देना, मैं नीचे यहाँ पे लिख दिया हूँ। चलिए अब आता है कि सबसे बाहरी जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ऑक्टेट या अष्टक कहा जाता है। तो इसी को पूर्ण करने के लिए ही जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो होती हैं, ये आपको ध्यान देना है कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो तत्व हैं वो क्या करना चाहते हैं तो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। कोई साझा करता है, कोई इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, कोई ले लेता है। तो ये चीज़ें किसके लिए होती हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक का मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम है तो वो किसी से लेना चाहेंगे, मतलब 4 और 8 के बीच में है तो किसी से लेना चाहेंगे, और 4 से नीचे हैं तो फिर वो किसी को इलेक्ट्रॉन उतना त्याग दे देते हैं। वही धनायन बनाते हैं, वही मेटल होते हैं। कक्षा 10 वाले NCERT सीरीज में उसको बता दिया हूँ बढ़िया से। चलिए अब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं नील्स बोर साहब। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला कब तो 1922 में। इन्होंने बुक्स कुछ पब्लिश किए। इस बुक्स का नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो नील्स बोर के साहब के द्वारा 3 बुक यहाँ पे नाम दिया है। द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बुक है एटॉमिक थियरी, और तीसरा बुक है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो यहाँ से ये वाला बुक का नाम सीधे सीधे देता है कि एटॉमिक थियरी किसके द्वारा लिखा गया है तो नील्स बोर के द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को आप एकदम जहन में बैठा लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। संयोजकता, संयोजकता क्या होता है तो देखिए, संयोजकता वैलेंसी
वैलेंसी अभी बताया कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन चूँकि अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों का या तो आदान प्रदान होता है, साझेदारी होता है। जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा जितने संख्या में, वही संख्या क्या कहलाता है, वही संयोजकता कहलाता है या फिर संयोजन शक्ति कहलाता है, वैलेंसी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, तो ये सोचता है कि चलो एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, तो ये H+ बना लेता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर दिया किसी दूसरे को, और ये H+ बनाता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो जब किसी से कर्जा उतरेगा तो क्या होगा, वो धनवान ही होगा। वैसे ही अगर सोडियम की बात किया जाए, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और अंत में 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। तो 2 पहला में भर दिया, दूसरे में 8, ये भरने का क्रम है। और बचा कितना, 8 2 10 है, लास्ट में कितना है, 1 है। तो क्या है, तो ये 4 से कम है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है तो ये क्या करेगा, ये सहसंयोजक बंध बनाएगा, मतलब ये साझेदारी करेगा। क्लास 10 वाला देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये साझेदारी करेगा, सहसंयोजक बंध इसी को कहा जाता है। अगर 4 से कम है, 4 से कम है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तब क्या करेगा, ये दान कर देगा, इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। और दान करेगा तो धनायन बनाएगा, मतलब ये सब आपके मेटल्स के गुण है। अगर 4 से अधिक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 से अधिक है, तो जितना अधिक है वो क्या कर देगा, वो जितना अधिक है तो कोशिश करेगा कि और इलेक्ट्रॉन ले ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या बना लेगा, तो ये ऋण आयन बना लेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है किसी में, तो सोचेगा कि 3 और ले लेते हैं किसी से और 8 पूरा कर लेते हैं, तो 3 उस पर कर्जा चढ़ गया, 3 ठो लिया तो ऐसे ऋण आयन बना लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो संयोजकता यही होता है, कितना इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है या साझेदारी होता है, वो संयोजकता कहलाता है। तो सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता हो गया 1, संयोजकता इसका कितना हो गया, सोडियम का 1 हो गया। चलिए यहाँ से देख सकते हैं। अब आ गया परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो प्रोटॉन जितने होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है या परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब जितने प्रोटॉन होते हैं सामान्य अवस्था में, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं। लिखने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे जैसे नाइट्रोजन के लिए लिखना हो, तो उससे पहले देख लेते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, जो कि नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं, तो नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में। इन दोनों को जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगा। तो एग्जाम्पल के देख सकते हैं। नाइट्रोजन लिखने का तरीका क्या है कि ऐसे जो भी तत्व होगा ऐसे लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे कुछ, फिर उसके ऊपर लिखेंगे। तो जो नीचे वाला है ये क्या है, तो ये परमाणु क्रमांक है, और जो ऊपर वाला है ये क्या है, तो ये है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें क्या क्या है, तो 7 नीचे, 7 का मतलब 7 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 7 इसमें प्रोटॉन है। और जितने प्रोटॉन होते हैं सामान्य अवस्था में, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। अब टोटल जोड़ के कितना है, तो 14 है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये 14 हैं। तो जब प्रोटॉन की संख्या 7 है तो 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट यदि पूछे तो। अब आता है समस्थानिक, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब आपका एटॉमिक नंबर, तो वो उसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इसका। हाइड्रोजन में पूछा जाता है कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक है। एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का ड्यूटेरियम, तीसरे का ट्राइटियम। प्रोटियम को ऐसे लिखा जाता है 1H1, मतलब एक इसमें क्या है, प्रोटॉन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन में क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है नहीं इसमें, केवल इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन है इसमें, बाकी सब में
सबके नाभिक में होते हैं, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए जो प्रोटियम में क्या है, देखिए इसका प्रोटियम सीधे सीधे हाइड्रोजन भी कह दिया जाता है इसी को। इसका इसमें एक आपके प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मास भी इसका एक है। अब देखिए नीचे देखिए इसमें भी ड्यूटेरियम में भी और ट्राइटियम में भी सबका परमाणु क्रमांक सेम है, जबकि मास देखिए इसका मास 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें जो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इसकी, तो इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसका मास नंबर चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है कि जिसका मास नंबर अलग अलग है वो समस्थानिक कहलाते हैं, जबकि उसका परमाणु क्रमांक समान है। आपको सीधे एग्जाम्पल केवल याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका चिन्ह ड्यूटेरियम को डी से दिखाते हैं, ट्राइटियम को टी से दिखाते हैं। आपका भारी जल जो होता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, यहीं से बनता है, ड्यूटेरियम से ही आपका भारी जल। अब भारी जल का फार्मूला कभी कोई पूछ देता है तो ये होता है D2O, और D2O वही डी से यहाँ पे ड्यूटेरियम है। चलिए वैसे कार्बन के 2 समस्थानिक है, कार्बन 12 और कार्बन 14। अभी ऊपर देखे थे कार्बन 12, इसका क्या मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक 6 है, जबकि भार देखिए इसका 12 है और इसका 14 है। इसके 2 समस्थानिक हो। क्लोरीन के समस्थानिक तो यहाँ देख सकते हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। उस डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जाता है, क्लोरीन 35 लिख देगा, क्लोरीन 37 लिख देगा। किस रेशियो में ये पाए जाते हैं, तो क्लोरीन 35 जो है ये 3 रेशियो और मतलब 3 भाग क्लोरीन 35 का पाया जाता है और 1 भाग क्लोरीन 37 का। तो ये इस रेशियो में होते हैं। इसका अगर एवरेज निकालेंगे, इसका औसत मास, तब फिर कैसे लिखेंगे, तो ये यहाँ से ऐसे गुणा कर देंगे, 3 गुणे 35 प्लस 1 गुणे 37 बटे में 3 1 4, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 35.5 यूनिट इसका औसत जो है मास होता है, एटॉमिक मास। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है औसत, तो 35.5 होता है। यूरेनियम के समस्थानिक यहाँ देख सकते हैं, एक तो होता है यूरेनियम 234, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। जो आपके परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो वो यूज होता है यूरेनियम 235। इसका परमाणु क्रमांक होता है 92, देख सकते हैं दोनों तीनों में 92 है, लेकिन इसका द्रव्यमान चेंज है, एक 35 है, एक 34 है, एक 38 है। तो आपको यूरेनियम 235 का याद रखना है, परमाणु क्रमांक भी पूछा गया एग्जाम में। कौन सा, यहाँ देख सकते हैं कि अनुप्रयोग में यूरेनियम की एक समस्थानिक मतलब यूरेनियम 235 का यूज कहाँ करते हैं, तो एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु बम बनाने में भी यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट की एक समस्थानिक का यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। किसके लिए, कैंसर के उपचार के लिए। घेगा या गलकंड मतलब गोइटर जो है, इसके इलाज में आयोडीन का एक समस्थानिक है, आयोडीन 131 का क्या मतलब है, इसका द्रव्यमान संख्या 131 है। यहाँ पे कोबाल्ट 60 का मतलब है कि इसका द्रव्यमान संख्या 60 है। तो इसका प्रयोग करते हैं इसके इलाज में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट हो जाता है तीनों, इसको याद रखिएगा। अब आता है संभारिक, नाम में दिख रहा है संभार मतलब भार जिसका बराबर हो, ऊपर क्या था, जिसका क्रमांक बराबर हो, नीचे इस भार में भार बराबर हो। तो जाहिर सी बात है इसका भार बराबर है, देख सकते हैं आर्गन का भार 40 है, कैल्शियम का भार इसका भी 40 है, जबकि इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है ये भिन्न भिन्न है। इसका मतलब कि इसका परमाणु जो क्रमांक है ये भिन्न भिन्न है, जबकि द्रव्यमान संख्या सेम है। आर्गन और कैल्शियम का एग्जाम्पल आप याद रखना। आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ पार्टिकल्स कब खोजे गए, कितने कौन सा सिंबल होता है, कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है, कौन खोया था, वो चीज़ें हैं। तो ये यहीं से एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन इसको दिखाते हैं ऐसे, ई के ऊपर माइनस बना देते हैं क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव होता है ये। कितना इसका मास होता है, 9.1 10⁻−31 kg। यहाँ पे kg में है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको ग्राम में बदलना होगा तो आप चेंज कर लीजिए, 1000 से भाग दे दीजिएगा, मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो इसमें से 3 वो जीरो में से कम ना हो जाएगा, मतलब कितना होगा, 27 हो जाएगा, 10⁻−27 हो जाएगा। ऐसे वो ग्राम में जब बदलेंगे तब। चार्ज कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻−19। ये क्या है, ये कूलाम में है। यहाँ देख सकते हैं -1 दोनों पर, ये ना कीजिए कि वो प्लस कर दीजिए, प्रोटॉन प्लस होता है भले, लेकिन ये केवल इधर प्लस लिखना है, ऊपर प्लस नहीं, ऊपर माइनस से लिखना होता है। किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, तो जे थॉम्सन या थॉम्सन। इसको याद करने के लिए आप जानते होंगे ईटा पर इस
ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे, इसका क्या मतलब? ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक नाचे। तो ऐसे कब खोजा गया था इलेक्ट्रॉन? पूछा गया है 1897 में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को पी, स्मॉल पी के ऊपर प्लस बना देते हैं। इसका मास देखा है तो 1.67 × 10⁻27 kg। अब क्या था इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। हो सकता है मैं शायद पिछली बार पता नहीं क्या मैं बोला, लेकिन अभी कैलकुलेट करना हो तो ऐसे ही करना है। ग्राम में केजी में जैसे पूछेगा उसके हिसाब से आप जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। चलिए यहाँ से प्रोटॉन का मास कितना है तो 1.67 एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का भी। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है लगभग, थोड़ा सा चेंज होता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा अधिक होता है लेकिन लगभग सेम ही होता है। तो एक के याद रख लेंगे, दोनों का हो जाएगा उतने से कम। 1.67 × 10⁻−27 kg मास। इसका चार्ज कितना होता है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होता है, बस उतना याद रखना है। 1.6 × 10⁻−19 कूलम खोजा किसने था? तो देखिए खोजने के लिए इसमें दो आता है। अभी शुरू में बताया कि गोल्डस्टीन थे जिन्होंने कैनाल रे, जो कि पॉजिटिव था, वही जाके बाद में उसी का नाम क्या रख दिया गया? प्रोटॉन रख दिया गया। तो प्रोटॉन नाम रखने का काम किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। जबकि खोज एक्चुअली किसके द्वारा किया गया था? तो वो थॉम्सन के द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय नाम उसका कैनाल किरण रखा गया था, ये ध्यान देना है। तो एनसीईआरटी क्लास 9 का लाइन अगर देखें, एग्जैक्ट लाइन क्या है तो यहाँ देख सकते हैं, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गो टू जे थॉम्सन एंड ई गोल्डस्टीन। मतलब इलेक्ट्रॉन किसके जाता है? खोज का श्रेय जे थॉम्सन को और प्रोटॉन का श्रेय जाता है ई गोल्डस्टीन को। तो ये एनसीईआरटी क्लास 9 का एकदम सेम लाइन में उठा कर डाला हूँ। तो ये आप थोड़ा यहाँ से केयर कीजिएगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, उस हिसाब से आप अपना इसमें ऑप्शन लगाइएगा कि आपसे कैनाल रे पूछ रहा है या प्रोटॉन पूछ रहा है। यदि जहाँ रदरफोर्ड ना दिया हो तो वहाँ गोल्डस्टीन नहीं आपको लगाना है ऑप्शन सही। नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था इसका। यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटॉन कैनाल रे 1886 में इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो गोल्डस्टीन के द्वारा। और नेम्ड बाय किसके द्वारा? प्रोटॉन किसके द्वारा? ये 1920 के आसपास इसका नामकरण किए रदरफोर्ड। तो नाम रखने का काम इन्होंने किया, वैसे काम और भी इस पे किए थे। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देना है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मास तो प्रोटॉन के बराबर है लेकिन चार्ज नहीं होता है। जेम्स चैडविक 1932 में इसका खोज किए थे। चलिए यहाँ से बाकी और भी चीज़ें चाहें तो इस यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे कब कब क्या हुआ। तो जे थॉम्सन, पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉम्सन है, डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन कब? 1897 में। इसके बाद 1909 से 1911 के आसपास रदरफोर्ड और गेगर मार्सन इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने एटॉमिक थियोरी में काम किए और ये बताया न्यूक्लियस के बारे में क्या होता है और कहाँ कैसे चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो उसके बाद 1913 में आता है बोर साहब। इन्होंने क्या कहा कि इस इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्युपाइड सेल एनर्जी लेवल, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कंसेप्ट किसने दिया? तो ये बोर साहब ने दिया, नील्स बोर ने। इसके बाद आता है 1918 के आसपास, मतलब 1820 के आसपास इन्होंने क्या किया? तो यहाँ देख सकते हैं कि रदरफोर्ड ये प्रोटॉन की खोज की। ये एनसीईआरटी का नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में सीधे सीधे गोल्डस्टीन दिया हुआ है। तो नामकरण चूँकि ये किए थे, तो ज़्यादातर नाम आता है रदरफोर्ड का है, ज़्यादातर ऑप्शन में रदरफोर्ड ही दिया रहता है प्रोटॉन के खोज के लिए। उसके बाद आते हैं 1932 में, कौन? जेम्स चैडविक, जे मतलब वही चैडविक साहब। इन्होंने क्या किया? तो न्यूट्रॉन का खोज किया। तो ये चीज़ें थी इतना। तो ये अब जितने भी आपके क्लास 9th के केमिस्ट्री के थे 4 चैप्टर, चारों इसमें कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, बताइए कैसा रहा। बाकी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। इसका पीडीएफ के लिए मैं सीधे सीधे कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, पीडीएफ का टेलीग्राम का, या फिर डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई उसके लिए आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, पूरा फ्री रहेगा। जैसे यहाँ पे ये पीडीएफ है वैसे सेम टू सेम मिल जाएगा। चलिए देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।